ये जो ज़ोलोवेरिन हमने पढ़ा था, व्हाट वाज ज़ोलोवेरिन? जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. Each one of them possessed its own system of weights and measurement and its own currency. हमने जो ज़ोलोवेरिन देखा था, ठीक है. अब इसकी वजह से क्या था कि बहुत प्रॉब्लम होती थी ज़ोलोवेरिन की वजह से, है ना. In 1834, a customs union or a trade union was formed under the leadership of Prussia. Hello students, welcome back. आज इस चैप्टर को अब हम आगे समझते हैं, ठीक है. देखिए दोस्तों, आपकी कथा वही है, जहाँ जहाँ मैं आपसे रुकने के लिए कह रहा हूँ वहाँ वहाँ आप रुकिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा. सोशल साइंस कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप खुद से आंसर बना नहीं सकते. मैं बार बार कहता हूँ, मैंने ऐसा कोई बेहतरीन स्टूडेंट नहीं देखा जिसने आंसर्स में अपने रंग ना भरे हो. सोशल साइंस में बड़े बड़े आंसर होते हैं, लेकिन वो क्यों बड़े बड़े होते हैं? क्योंकि इतिहास इतना बड़ा बड़ा है, कॉन्सेप्ट इतने बड़े बड़े हैं. लेकिन सोशल साइंस में भी लॉजिक लगाना होता है. अरे मान लो कि श्री राम, है ना, राम सिया से कह गए, वो क्या कह गए वो तो आपको नहीं पता. अब उसको याद करना हो, मानो आपको 2-4 सेंटेंस दे दिए गए कि श्री राम ने अपनी भार्या माता सीता के साथ ये कॉन्वर्जेशन की थी, उसको आपको एज इट इज याद करना हो 3-4 लाइनों को, तो दिक्कत होगी. वही अगर उस बात का मर्म आपको समझा दिया जाए कि कहा क्या गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, कहना क्या चाहते थे, जो समझ गया, है ना, वो हम कहते हैं ना, जो समझ सकता है वही समझा सकता है. अरे हाँ है ना. तो हमेशा सोशल साइंस में समझना होता है कि कहा क्या जा रहा है. तो आप बस समझ गए अगर कि कहा क्या जा रहा है. जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं ज़ोलोवेरिन के बारे में, ठीक है. इससे पहले हम देख चुके थे लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए स्टैंड करता है. दोस्तों, वर्ड लिबरल शब्द से आपको समझ में आना चाहिए. लिबरल यानी कि एकदम लिबरल मतलब फ्री माइंडेड, फ्रीडम, है ना. तो लिबरल नेशनलिज्म यानी कि आजाद नेशनलिज्म. अरे ये क्या है? अरे जैसे नेशन स्टेट, नेशन एक ही बात है. नेशन स्टेट, नेशन एक ही बात है. देश को ही नेशन स्टेट बोलते हैं, एक दूसरा टर्म दे दिया गया है. तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि इससे पहले जो हमने देखा था लिबरल नेशनलिज्म, आजाद मतलब एक आजाद नेशनलिस्ट, उसके लिए नेशनलिज्म क्या है? एक आजाद क्रांतिकारी के लिए, एक आजाद देशभक्त के लिए देशभक्ति क्या है? तो आपने देखा था, अरे लिबरल नेशनलिज्म स्टूड डिफरेंटली इन पॉलिटिकल स्फीयर. इट स्टूड डिफरेंटली. पॉलिटिकल स्फीयर में क्या मतलब था? गवर्नमेंट बाय कंसेंट. आप किसी राजनेता से पूछेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से जो पॉलिटिकल स्फीयर में है, यानी कि जो राजनीति के क्षेत्र में है, उससे पूछेंगे भाई तुम बताओ सच्ची देशभक्ति कब है या अच्छे दिन कब आएंगे, है ना. तो वो यही कहेगा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, की जिस दिन लोगों की मर्जी से सरकार बनने लगी वो अच्छा है. अब तुम एक आदर्श नेता हो तो तुम यही मानोगे और यही चाहोगे. सो लिबरल नेशनलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फीयर स्टूड फॉर गवर्नमेंट बाय कंसेंट. इन द सोशल स्फीयर इट स्टूड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना. इट स्टूड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. एंड इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप क्या चाहोगे कि एक अच्छे दिन आपके लिए कब आएंगे? आप यही कहोगे कि मुझे महाराष्ट्र से बिहार सामान बेचना होता है, महाराष्ट्र की सरकार तो टैक्स लगाती है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार भी टैक्स लगाती है, मेरा सामान महंगा हो जाता है. तो एज ए ट्रेडर आप यही चाहोगे, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड या फ्रीडम ऑफ मार्केट. यही जो है लिबरल नेशनलिज्म हमने देखा था. अब दोस्तों इसके बाद हम आगे समझते हैं कि ज़ोलोवेरिन क्या था. ज़ोलोवेरिन एक वो चीज थी, एक कस्टम्स यूनियन बनाया हमने, एक ट्रेड यूनियन. ज़ोलोवेरिन क्या था? ये नेपोलियन के राज के अंडर ही हुआ था, ठीक है. इसलिए जब आप ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ोगे कि एक बार नेपोलियन हार गया, तो नेपोलियन को जिन्होंने हराया उसने नेपोलियन के सारे लाए हुए चेंजेस उल्टे कर दिए, रिवर्स कर दिए, एकदम 180 डिग्री फ्लिप कर दिया. लेकिन ज़ोलोवेरिन को उन्होंने छोड़ दिया था. एनीवेज, अगर आप यहां पर देखेंगे इन 1834 कस्टम्स यूनियन, पेज नंबर 10 पर ही देखिएगा. पेज नंबर 10 पे सेकंड पैराग्राफ ऊपर से फर्स्ट, इसकी लाइनें मत देखिए, मैं जो बोल रहा हूं देखिए. पेज नंबर 10 सेकंड पैराग्राफ ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन में देखना. इन 1834 कस्टम्स यूनियन और ज़ोलोवेरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया. उससे पहले ऊपर देखिए, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको दिखेगा, है ना. पेज नंबर 10 पे टॉप पे सबसे ऊपर वाली ये जो लाइन है, इस सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको क्या दिखेगा? अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. तो यहां पे और कन्फेडरेशन की जगह आप यहां पे लिख लीजिए जर्मनी. क्या लिख लोगे आप? जर्मनी, है ना. दोस्तों जर्मनी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. अब आप समझो कि कहानी में कहा क्या जा रहा है. वो आपसे ये कहते हैं कि जर्मनी, देखो नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, आप पूरे यूरोप के बारे में पढ़ोगे. वो जर्मनी के बारे में आपको ही बताते हैं कि जैसे आपके भारत में इतने सारे राज्य हैं,
अमेरिका में 50 राज्य हैं। वैसे आपको पता होगा उनके फ्लैग में हर एक स्टार उनके हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जर्मनी में 39 स्टेट्स थे उस वक्त। सो जर्मनी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अब जिसको अर्थ पता है कि जर्मनी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जर्मनी में 39 स्टेट्स थे। तो वो इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता है कि जर्मनी वॉज अ कलेक्शन ऑफ 39 स्टेट्स, या जर्मनी वॉज अ कंट्री कंप्राइजिंग 39 स्टेट्स। इससे सत्य नहीं बदलता। याद रखना, यह आपकी सभ्यता कहती है एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से कहते हैं, उससे सत्य नहीं बदलता। साधक और साध्य के बीच में साधना है, भक्त और ईश्वर के बीच में पूजा है, पूजा मार्ग है। कोई नारियल चढ़ा के करता है, कोई अभिषेक चढ़ा के करता है, किंतु उससे ईश्वर नहीं बदलते। अरे बदल जाते हैं क्या? तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि आंसर को आप कैसे लिख रहे हैं यह मायने नहीं रखता। इसलिए बहुत लोगों को सोशल साइंस डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो एज इट इज याद करने की कोशिश करते हैं जैसा बुक में लिखा है। आंसर को आप कैसे लिख रहे हैं यह मायने नहीं रखता, आप क्या लिख रहे हैं मायने रखता है। क्या कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट वाज ज़ोल्वेरीन? जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। उसके नीचे लिखना ईच ऑफ दीज, कंटिन्यू, ईच ऑफ दीज पोजेस इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजरमेंट्स। आप कल्पना कीजिए कि भारत एक देश तो है, किंतु महाराष्ट्र में वो जो है पाउंड की करेंसी चलाते हैं, मध्य प्रदेश में डॉलर की करेंसी चल रही है ना। ये झारखंड वाले बोल रहे हैं कि हम जो है हम जापान से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो हम जापानीज करेंसी, चाइनीज करेंसी, रशियन रुबेल, दिरहम, सब लोग अलग अलग करेंसी चला रहे हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में मेजरमेंट होता है, वहां मिलीमीटर में होता है, वहां किलोमीटर में हो रहा है ना। यहाँ पे किलोमीटर्स हो रहे हैं, वहां पे माइल्स पर आवर के हिसाब से वो गाड़ियों में रेटिंग्स दे रहे हैं। तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर भारत में सारे स्टेट्स अपना अपना ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, यहां से 100 किलो टमाटर भेजे जा रहे हैं, वहां पे कोई अलग ही यूनिट है नापने का, तो कितनी दिक्कत है। तो आप ये समझने की सबकी करेंसी अलग अलग है। अब महाराष्ट्र में आओगे तो महाराष्ट्र रुपया, गुजरात में गुजरात रुपया, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश रुपया। तो आप ये कितना ज्यादा बांट दिया एक देश को। और ये देश बटे क्यों थे? राज्य की वजह से। अब एक जर्मनी देश में पूरे जर्मनी का एक ही राजा तो नहीं था ना, वो बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम पढ़ेंगे, पर जर्मनी में अलग अलग राजा है। तो ये समझ लो जर्मनी में 39 राजा है, हर किसी के राज्य की अलग करेंसी है, हर किसी के राज्य में वेट्स एंड वो मेजरमेंट के यूनिट्स अलग अलग है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो हुआ क्या कि जर्मनी के सभी लोगों ने ये सोचा, उन्होंने एक कस्टम्स यूनियन, एक ट्रेड यूनियन बनाया। उस ट्रेड यूनियन का क्या पर्पस था कि जितनी भी डाइवर्सिटी, अरे जब देश एक है साहब, तो हम क्यों ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ये हम क्यों अलग अलग रखे? करेंसी क्यों अलग अलग रखे? पूरे देश में एक करेंसी नहीं हो सकती। अब पूरे भारत में तो रुपया सब जगह चलता है, पूरे यूएस में डॉलर सब जगह चलता है। तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि यही वो चाहते थे। और तो व्हाट वाज ज़ोल्वेरीन? ज़ोल्वेरीन आप कह सकते हैं इट वाज अ कस्टम्स यूनियन। कस्टम यूनियन क्या? ट्रेड यूनियन। ट्रेड और कस्टम, देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कस्टम यूनियन। ट्रेड और कस्टम यूनियन एक ही बात है। अब आप ऊपर की ओर ध्यान दीजिए, व्हाट वाज ज़ोल्वेरीन? तो आप स्टार्ट करोगे आंसर कि जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच वन ऑफ इट्स हैविंग इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एंड करेंसी। Germany was a confederation of 39 states, each one of them having its own system of weights and measurement and currency. ठीक है, समझ गए। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहां आप देखोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम क्या है? जर्मनी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच वन ऑफ देम हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एंड करेंसी। ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या था? इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वेरीन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। अब प्रूशिया क्यों? प्रूशिया उस समय जर्मनी का सबसे लार्जेस्ट स्टेट था। जैसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट आप कह सकते हो राजस्थान है, वैसे प्रूशिया वाज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी ने इनिशिएटिव लिया। अब कोई बोलेगा भारत माता की, तभी तो 3-4 लोग बोलेंगे ना जय। तो किसी को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, तो इनिशिएटिव प्रूशिया ने लिया। तो हम अपने आंसर में यही लिखते हैं कि व्हाट वाज ज़ोल्वेरीन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज़ोल्वेरीन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ज़ोल्वेरीन क्या था। तो ज़ोल्वेरीन क्या था? एक ट्रेड यूनियन या एक कस्टम यूनियन था। ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन एक ही बात है, आप कुछ भी कहो। सो ज़ोल्वेरीन वाज अ ट्रेड यूनियन और इट वाज अ कस्टम्स यूनियन।
इसको क्यों बनाया गया, तो आपको इतिहास पता होना चाहिए कि जर्मनी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच वन ऑफ देम हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एंड करेंसी. Therefore, to solve this problem, in 1834, a customs union was formed under the initiative of Prussia. In 1834, a customs union was formed under the initiative of Prussia and later joined by German states, most of the German states. याद आए तो लिखना, तो छोड़ देना, है ना, कि what was Zollverein? Zollverein was a customs union or a trade union. Germany was a confederation of 39 states. Each one of them had its own system of weights and measurement and currency, है ना. और उसके बाद in 1834 a customs union was formed under the initiative of Prussia. उसके बाद क्या था, the union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. देखो, reduce the number of currencies मैं यहाँ पे पेन से मार्क करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है. यस, reduce the number of currencies from 30 to 2, ये तो समझ में आता है. ये टैरिफ बैरियर क्या होता है साहब, जैसे आपने कस्टम्स यूनियन हमें बताया, है ना, कि कस्टम्स यूनियन क्या होता है, इसी तरीके से टैरिफ बैरियर्स क्या होता है. टैरिफ बैरियर का मतलब टैक्स बैरियर. अब ऐसे लिखिए कि टैरिफ टैक्स, ट से टैरिफ, ट से टैक्स, ऐसे आप याद रखिएगा. टैरिफ बैरियर्स यानी कि टैक्स बैरियर्स. मैंने आपको बताया था उस समय हर एक जगह टैक्स था. अब आप मुझे बताइए कि जर्मनी के जब हर एक स्टेट का अलग करेंसी है, अलग सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, तो वहाँ टैक्स तो लगेगा ही. वो तो अलग अलग देश की तरह थे. तो वो ऐसा था उस समय ना कि जर्मनी कहने को एक देश है, पर उस देश के अंदर 39 छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स चल रहे, अलग अलग देश चल रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा देश प्रुशिया है. तो ये होता था वहाँ पे. तो ये लोगों को पसंद नहीं था कि आप एक राज्य से, आप राजस्थान से गुजरात भी सामान भेजोगे, आजू बाजू में, फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा. क्योंकि आप उस समय ऐसा था कि हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से अपना ही कोई कानून चला रहा है. मैंने बताया ना, जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच वन ऑफ देम हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एंड करेंसी. तो ये अलग अलग सिस्टम था. तो ये जितने टैक्स के बैरियर्स थे कि एक देश में अगर मैं मान लो कि प्रुशिया से किसी दूसरे जर्मनी के राज्य में सामान भेजा तो टैक्स भरो, तो ये सब हटा दिया. तो उन्होंने सारे टैरिफ बैरियर्स जो है उनको रिमूव कर दिया. रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2. देखो, जर्मनी में 39 स्टेट्स थे और 30 करेंसीज थी, सॉरी अराउंड, जर्मनी में 39 स्टेट्स थे और अराउंड 30 करेंसीज थे, है ना. अब आप पूछोगे सर 39 स्टेट्स है तो 39 करेंसी होनी चाहिए. हो सकता है एक दो स्टेट की करेंसी सेम हो, बट 13 जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच वन ऑफ देम हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एंड करेंसी, है ना. तो जर्मनी 39 स्टेट्स थे. उन्होंने क्या किया, जब कस्टम्स यूनियन ज़ोल्वेरीन बनाया तो नंबर 1 सारे जो टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स थे वो हटा दिए. दूसरा क्या किया उन्होंने, दूसरा ये किया कि रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, 30 से सीधा 2 पे रिड्यूस कर दिया उन्होंने, कि अब पूरे जर्मनी में सिर्फ 2 ही करेंसी चलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अब जर्मनी के कौन से स्टेट में हो. उसके बाद द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे, बाद में उन्होंने रेलवेज का नेटवर्क बनाया. दोस्तों, कल को आप जब 18 साल के हो जाओगे तो आप वोट दोगे, आपके पास वोट देने का अधिकार आएगा. मैं आपसे ये बात, मैं दरख्वास्त करूंगा आपका शिक्षक होने के नाते कि आप ये बात समझिए कि देश का विकास किस मायने में होता है. ठीक है, बिजली माफ कर देने से, कर्ज माफ कर देने से, या पैसे बंटवाने से, या इवन राशन बंटवाने से देश का विकास नहीं होता. देश का विकास तब होता है जब देश में डेवलपमेंट होता है. विकास मतलब डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कब होता है, जब आने जाने के संसाधन अच्छे होंगे, जब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा. कल को मानो तुम एक इंटरव्यू में बैठे हो, मानो इंटरव्यूअर ने तुमसे पूछा कि एक बात बताओ, गांव में जमीन सस्ती मिलती है. आप बोलोगे हाँ सर, शहर के मुकाबले गांव में जमीन सस्ती मिलती है. गांव में लेबर भी सस्ता मिल जाएगा, शहर में तो लेबर कायदे कानून से चलते हैं, गांव में तो एम्प्लॉयमेंट कम है, 250-300 में भी काम कर लेंगे. तो गांव में ज़मीन सस्ती मिलती है, गांव में लेबर सस्ता मिलता है, ज़मीन भी ज़्यादा मिलेगी, है ना. बड़े चौक पे, बड़े बाजार में ज़मीन मिल जाएगी सस्ते में. वही शहर में, मुंबई में करोड़ों में ज़मीन मिलेगी बड़े चौक पे. तो वो मानो किसी इंटरव्यूअर ने तुमसे जॉब इंटरव्यू में पूछा कि गांव में जब ज़मीन सस्ती मिलती है, गांव में लेबर सस्ता मिलता है, गांव का वातावरण अच्छा है, खाना पीना शुद्ध है, तो ये कंपनियां गांव में क्यों, मतलब गांव में क्यों नहीं जाती. अब हमारी कंपनी को देख लो, शहर में क्यों है, गांव में क्यों नहीं हेडक्वार्टर खोलते, सस्ते में हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम क्या है. तो लोग कहते हैं आमतौर पे कि सर गांव में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो कंपनी में जॉब नहीं कर पाएंगे. अरे अच्छी नौकरी के लिए मैंने देखा है लोग मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोटा, कहाँ कहाँ जाते हैं. तो किसी गांव में क्यों नहीं रिलोकेट कर सकते, प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे.
तो ये लॉजिक मैं समझ सकता हूँ कि गांव में पढ़े लिखे लोग कम है, पर इतना भी कम नहीं आंकना चाहिए गांव के लोगों को। गांव के बहुत सारे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और शहर में आ गया, शहर में आकर के पढ़कर बहुत अच्छा करते हैं। तो वहां अपॉर्चुनिटी है नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है, तुम अपॉर्चुनिटी दो। तो एग्जैक्टली क्या रीजन है कि कोई भी बड़ी कंपनी गांवों में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वहां हेडक्वार्टर्स नहीं खोलती? तो एक स्टूडेंट होने के नाते, एक सोशल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। देश का डेवलपमेंट तब होता है जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो। अब जैसे तुम मुंबई में खड़े हो तो तुमको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मानो तुमको मुंबई डिस्ट्रिक्ट से थाने डिस्ट्रिक्ट में जाना है, सो विद इन 90 मिनट्स, मतलब जितनी देर में एक फुटबॉल मैच होता है उतनी देर में तुम पहुंच सकते हो। इतना अच्छा लोकल ट्रेन्स का यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे रोडवेज काफी ज्यादा अच्छे हैं। मुंबई के एक शहर से दूसरे शहर, तुम शिरडी गए हो, शिरडी से शनि शिंगणापुर तुम जा सकते हो। हालांकि मुंबई में नहीं आता है, पर इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, महाराष्ट्र जो है इट इज मोर डेवलप्ड, यू हैव टू से। जैसे हम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मुंबई डिस्ट्रिक्ट की बात करें, थाने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो मुंबई पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनीज इतनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आने जाने के संसाधन बहुत अच्छे हैं, मतलब फास्ट कम्युनिकेशन है। तो कंपनी को रॉ मटेरियल मंगाना हो तुरंत आ जाएगा, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को कहीं किसी और ऑफिस में भेजना हो आराम से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम कंसिडर करते हैं तो एक रीज़न है कि गांव में डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि ऑफिस बना भी दिया तो आने जाने के संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि बस चलेगी, पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना। वो अभी भी एक्सप्रेस, अभी भी पैसेंजर ट्रेन चलती है, उसका टाइम है 10 बजे आएगी 3 बजे तक, है ना। तो यहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए जितना, इसीलिए कोई भी, जैसे आपकी करंट गवर्नमेंट भी है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं हाईवेज बनाने की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स की सिटीज़ को हम कनेक्ट कर सके। तो डेवलपमेंट सही मायने में, इसका सही आंसर क्या होता है? डेवलपमेंट सही मायने में कब होता है? वो तब होता है जब कनेक्शन बिटवीन द सिटीज इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया, या तो कनेक्शन रोडवेज से स्ट्रॉन्ग करो या रेलवेज से, इन्होंने रेलवेज बनाए। सो इस ज़ोलोवरीन के अंडर ही, इट वाज अ ट्रेड यूनियन और इट वाज अ कस्टम्स यूनियन, है ना, फॉर्म्ड अंडर द इनिशिएटिव या अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। वाई प्रूशिया? प्रूशिया वाज द लार्जेस्ट जर्मन स्टेट। तो इसी के अंडर उन्होंने क्या किया, नेटवर्क ऑफ रेलवेज बनाया और उस नेटवर्क ऑफ रेलवे से पूरी जर्मनी को जो है कनेक्ट कर दिया, ताकि जर्मनी में फास्टर कम्युनिकेशन हो, हेंस फास्टर पेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो व्हाट वाज ज़ोलोवरीन? दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर शुभम सर आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़ोलोवरीन क्या है? ज़ोलोवरीन वाज अ ट्रेड यूनियन और वाज अ कस्टम्स यूनियन। फिर आपको इतिहास पता होना चाहिए कि जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। each one of them had its own system of weights and measurement and currency। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद सीधा जंप करो ना। Zollverein was a customs union or trade union. Germany was a confederation of 39 states. Each one of them had its own system of weights and measurements and currency, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया? This trade union abolished, है ना। In 1834 customs union was formed at the initiative of Prussia। इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया पे इन्होंने कस्टम्स यूनियन बनाया या ज़ोलोवरीन बनाया, जाने दो बोर्ड को। इसके आधार पे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि इट रिमूव्ड ऑल द टैरिफ बैरियर्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। तो ये जो है ये इन्होंने किया था, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? व्हाट वाज ज़ोलोवरीन? तो आपको पता होना चाहिए ज़ोलोवरीन वाज अ कस्टम्स यूनियन और ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। पर आप इससे आंसर को स्टार्ट मत करना, या आप चाहो तो कर सकते हो, मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा गलत है। ऑर्डर सब सही है। एक तरीका ये होगा कि आप पहले ही लाइन में लिख दो व्हाट वाज ज़ोलोवरीन में, ज़ोलोवरीन वाज अ कस्टम्स यूनियन और अ ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। उसके बाद आप लिखो इट वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच वन ऑफ देम हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एंड करेंसी। उसके बाद लिख देना दिस ट्रेड यूनियन और दिस कस्टम्स यूनियन इट एबॉलिश्ड ऑल द टैरिफ बैरियर्स, है ना। इट एबॉलिश्ड ऑल द टैक्स, लिख सकते हो, इट एबॉलिश्ड ऑल द टैक्स बैरियर्स, रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, कनेक्टेड ऑल ऑफ जर्मनी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रेलवे। थोड़ी इंग्लिश झाड़ दो, है ना, कि दे कनेक्टेड ऑल ऑफ जर्मनी या ऑल द जर्मन स्टेट्स थ्रू एन इलोक्वेंट और थ्रू एन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ रेलवेज। एक अच्छा आंसर वो होता है, पता है, जिसमें थोड़ा नॉलेज, थोड़ी इंग्लिश
और थोड़ा कॉमन सेंस होता है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत हो इन सब चीज़ों को डालना, ठीक है। तो ज़ोल्वेरिन को छोड़ करके अब हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नज़रें बुक में होनी चाहिए, कलम हाथ में लेकर के रखो, ठीक है। तो देखिए अब आपकी कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प जगह पर पहुंची है। सी दोस्तों, हमें पता है कि नेपोलियन वॉज सीन एज अ मॉडर्नाइजर। वो एक ऐसा मसीहा था कि वो जहाँ जाता था वो पुराने सिस्टम्स को, पुरानी जमींदारी या पुराना राजा की जो प्रथा थी, आपको पता होगा नेपोलियनिक सिविल कोड में ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम। नेपोलियनिक सिविल कोड या द सिविल कोड ऑफ 1804 वो कोई एक कानून नहीं था, इट वाज अ सेट ऑफ लॉज। क्या था? ही डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। नहीं तो पहले तुम जमींदार के लड़के हो या पहले अगर तुम किसी नोबल फैमिली से हो, ड्यूक डचेस की फैमिली से, तो तुमको प्रोटेक्शन मिलता था। प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना, काय का प्रोटेक्शन। और साथ ही साथ क्या क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नहीं तो आज भी अगर तुमको अभी गांव में कहीं कुआं खुदवाना है सरकारी जमीन पे, तो पहले जिला में जाओ, फिर ग्राम में जाओ, फिर तहसील में जाओ, फिर पंच लोगों की पंचायत से राय लो। तो इतना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज कॉम्प्लिकेटेड, नॉट जस्ट नाउ, इवन बैक देन। सो नेपोलियन ने क्या किया? सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसने सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इज सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना। आपको ये भी पता होगा, ही रिमूव द गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया था कि जैसे जो ऑटो वाले हैं, जो ऑटो रिक्शाओं की अपनी संगठन, अपनी जो यूनियन होती है, तो एक एरिया के 100 ऑटो वालों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अब यहां से स्टेशन का भाड़ा जो है 20 रुपए होता था, 40 रुपए होगा, है ना। अब सब लोग 40 रुपए मांगेंगे तो कस्टमर को देना ही पड़ेगा। प्लस उन्होंने ट्रैफिक वाले को भी घूस दे के रखी है, ट्रैफिक वाले के ऑफिस में, कि कोई 101वां बंदा आएगा लाइसेंस लेने, तुम उसको लाइसेंस ही मत देना। बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तरीके से थोड़ी ऑटो चलाएगा। तो ये क्या, ये गिल्ड बना लिया। तो ऐसे सारे गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस नेपोलियन ने हटा दिए। सो नेपोलियन वाज सीन एज अ मॉडर्नाइजर। तो वो लोग जो इन पुरानी जटिल परंपराओं में विश्वास रखते थे, राजा जिनको डर था कि नेपोलियन की सेना ने हमारे देश पर हमला कर दिया तो हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपोलियन जहां जहां जाता था वो ये सिविल कोड, है ना, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, है ना, फिर प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ही रिमूव्ड द गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, गेव पीपल राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई कानून की दृष्टि में एक समान है। तुमने गलती की या राजा के बेटे ने गलती की, दोनों को सेम सजा मिलेगी अगर गलती सेम है तो। सो दैट्स व्हाट ही डिड। तो ये जो राजा, वो लोग जो पहले प्रोटेक्शन एंजॉय करते थे, इन लोगों का प्रोटेक्शन तो छिन गया। तो एक बार नेपोलियन गिरा इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, तो ये सब लोग इकट्ठा हो गए। प्रूशिया, पीरैब, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये वो देश थे जहां अभी भी मोनार्की थी। तो यहां के मोनार्क्स को डर था कि यार जो फ्रांस में हुआ, जो यूरोप के कुछ बाकी देशों में हुआ, वो हमारे साथ ना हो। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने जो है मिल करके एक वियन्ना ट्रीटी बनाई। अब पीरैब, 4 देश थे जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। पीरैब, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। अब इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। ये लोग वियन्ना में मिले। वियन्ना क्या है? ऑस्ट्रिया में एक जगह है, ठीक है। वहां पर ये लोग मिले और मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ये डिसाइड किया वहां पर कि हम जो है ट्रीटी ऑफ वियन्ना ड्राफ्ट करेंगे। और ये ट्रीटी ऑफ वियन्ना जबरदस्ती फ्रांस पर इंपोज की गई। इस ट्रीटी ऑफ वियन्ना से क्या हुआ कि मतलब जो भी नेपोलियन ने किया था, इसका अल्टीमेट पर्पस आपको समझ में आएगा, ठीक है। कहां गए हम? जैसे जो ट्रीटी ऑफ वियन्ना है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रीटी ऑफ वियन्ना, है ना, आप यहां पे देखिए, ठीक जहां पे मैं आपको बताऊंगा वहां पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप आ जाइए पेज नंबर 10 के ऊपर, सॉरी पेज नंबर 11 के ऊपर। पेज नंबर 11 में सबसे ऊपर ड्रू ऑफ द, ये आपको दिख रहा होगा, ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियन्ना, यहां से अंडरलाइन कर लेना। ट्रीटी ऑफ वियन्ना 1815 विद द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव समझिए, उद्देश्य क्या है? with the object of undoing most of the changes that had come during the Napoleonic Wars। जो भी चेंज नेपोलियन लेके आया था, जो मॉडर्नाइजर था, वो जो उसने बदलाव लाया समाज में, वो सब उन्होंने वापस पलट दिया। नेपोलियन के जो भी चेंजेस थे वो सारे चेंजेस उन्होंने वापस पलट दिए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि समाज बदले। क्योंकि अभी समाज की जैसे परंपरा है उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, अब मोनार्की का सिस्टम चल रहा है, तो ये वही लोग चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस में पहले एक मोनार्की की डायनेस्टी थी। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th स्टैंडर्ड में 1st चैप्टर में आपने बर्बन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। लुई द 16 बर्बन डायनेस्टी, वो बर्बन बिस्किट भी है। तो इन्होंने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया फ्रांस में इतने सालों बाद।
कि मतलब पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। वो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, बर्बन डायनेस्टी थी वहां पे लुई द 16 की, ये लोग कब के पावर से चले गए। एक बार जब नेपोलियन हारा तो ये पीरैप वालों ने, ट्रीटी ऑफ वियन्ना वालों ने क्या किया, दोबारा बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया। ठीक है, यहीं पे ये लोग नहीं रुके। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ये सारी लाइंस आप अंडरलाइन कर सकते हैं दोस्तों। शुभम सर जो है, अगर आपको जो बता रहे हैं, ये सब आंसर का मर्म और अर्थ है। जिसे ये पता है उसको ये पेज पढ़ने की भी शायद जरूरत ना पड़े, है ना। ट्रीटी ऑफ वियन्ना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, फिर है ना, दैट हैड मोस्ट ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। आप इसको ऐसे लिख देना कि ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन वेर टेकन अवे, वेर टेकन बैक। ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन वेर टेकन बैक, या ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन वेर टेकन अवे फ्रॉम फ्रांस। जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने जीती थी, ठीक है, वो सब फ्रांस से वापस ले ली गई। तो ये सारी चीजें थी। प्लस अ सीरीज ऑफ स्टेट्स, देखिए, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। उन्हें डर था कि नेपोलियन को हमने हरा दिया, लेकिन कल को कोई दूसरा नेपोलियन पैदा हुआ, कोई दूसरा डिक्टेटर, और उसने दोबारा अगर लड़ाइयां लड़नी शुरू की, एक नेपोलियन को रोकने के लिए हम 4 देशों को मिलना पड़ा। हम रिस्क नहीं ले सकते। कल को कोई दूसरा नेपोलियन आ गया, फिर हम क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस जो है एक देश, उसके बॉर्डर पे उसके दुश्मन देश खड़े कर दिए, कि मतलब फ्यूचर में फ्रांस अगर किसी एक से लड़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा हमला करेगा, तीसरा हमला करेगा। तो फ्रांस को सराउंड कर दिया, है ना। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट अप ऑन द बॉर्डर्स ऑफ, मानो मैं फ्रांस हूं, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट अप ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन। फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद एक दो चीजें लिखना, जेनुआ वॉज एडेड टू पिएडमोंट, ठीक है, ये सारी चीजें थी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे हुई, ठीक है, यहां मत देखिए, पेज नंबर 11 पे ही देखिए, पेज नंबर 11, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th लाइन, फुल स्टॉप के बाद, बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। ये जो ज़ोलोवेरिन हमने पढ़ा था, व्हाट वाज ज़ोलोवेरिन? जर्मनी वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. Each one of them possessed its own system of weights and measurement and its own currency. हमने जो ज़ोलोवेरिन देखा था, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या था कि बहुत प्रॉब्लम होती थी ज़ोलोवेरिन की वजह से, है ना. इन 1834 a customs union or a trade union was formed under the leadership of Prussia, ब्रैकेट में लिख देना, लार्जेस्ट जर्मन स्टेट, है ना. दिस यूनियन abolished all the tariff barriers, reduced the number of currencies from 30 to 2, है ना. कनेक्टेड ऑल ऑफ जर्मनी विद अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रेलवेज. ये सारी चीजें थी. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ज़ोलोवेरिन का, है ना, टू मेक श्योर दैट जर्मनी डेवलप्स इकोनॉमिकली. जर्मनी की डेवलपमेंट के लिए, जर्मनी में ट्रेडिंग इजी करने के लिए ये सारी चीजें हमने देखी थी. तो दोस्तों, मेरे हमदम, मेरे हमराज, आप ये समझिए कि ज़ोलोवेरिन भी नेपोलियन का ही एक रेजीम था, और इसीलिए आपकी बुक में लिखा गया है. यहां पे पेन लेके देखते हैं. बट मैंने आपको बताया था 10th लाइन फुल स्टॉप के बाद, बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड. यानी कि ज़ोलोवेरिन को उन्होंने छोड़ दिया. मतलब आप सोचोगे सर, नेपोलियन तो फ्रांस से था और ज़ोलोवेरिन तो जर्मनी था. जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. तो अब ये एक बात क्या हो रही है, अरे नेपोलियन ने सिर्फ फ्रांस तक थोड़ी फ्रांस को सीमित रखा. नेपोलियन तो कंटिन्यूसली लड़ाइयां लड़ता था, है ना. तो उसने जर्मनी के भी कई हिस्सों को जीत लिया था. तो जर्मनी में ज़ोलोवेरिन आया. अब फ्रांस ने जर्मनी को हरा दिया. जर्मनी के कई हिस्से नेपोलियन के अंडर आते थे. तो ज़ोलोवेरिन जो है उसको इन्होंने छोड़ दिया. ठीक है, ज़ोलोवेरिन को इन्होंने टच नहीं किया. फिर यहां बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों. द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. इतना तो आप समझते हो कि द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज. वो राजा जिन्होंने अपना राज्य हार गए नेपोलियन के अंडर, है ना, उन राजाओं को दोबारा उनका राज्य दिला दो, ये इंटेंशन है. पर उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद ये कहते हैं एंड, है ना, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर. देखो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, या वो ऐसा पूछते हैं हु आर कंजर्वेटिव्स. देखो कंजर्वेटिव वो लोग हैं ना जो काफी हद तक ओल्ड इज गोल्ड में विश्वास रखते हैं.
अब आप एग्जामिनेशन में ये लिखिएगा मत स्टूडेंट्स कि कंजर्वेटिव्स ओल्ड इज गोल्ड में विश्वास रखते, नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए ये ट्रिक मैंने बताई है। आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा मत कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन ओल्ड इज गोल्ड, नहीं, इस ओल्ड इज गोल्ड के फ्रेज से आप ये समझिए कि कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जिनका ये अटल विश्वास था, जो मानते थे कि समाज में जो पहले परंपराएं थी, द ओल्ड ट्रेडिशंस, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे सच एज द चर्च एंड द मोनार्की, इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्वेटिव्स का यह मानना था कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी पुरानी परंपराएं, जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस है, वो राजा साहब हम पे राज करते थे, राजा साहब को मत भगाओ, वही तो हमारा कल्याण करेंगे, है ना। चर्च, जो चर्च के हमारे पादरी हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उनके खिलाफ मत बोलो। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो ये चाहते थे कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं सच एज द चर्च एंड द मोनार्की, इनको प्रिजर्व करके रखो। हाँ, इनमें थोड़ा मोड़ा राजा से गलती हुई, चलो राजा को चेंज कर दो या राजा की पावर्स कम कर दो, पर राजा तो रहेगा। मतलब कंजर्वेटिव्स ये बोलते थे कि चेंज हम, चलो चेंज चलेगा हमको, पर पूरा सिस्टम चेंज करोगे तो हम नहीं करेंगे, हमको इतना नेपोलियन जैसा मॉडर्न नहीं बनना है। तो कंजर्वेटिव्स की दो खासियत थी। नंबर वन, कंजर्वेटिव्स वे द पीपल, अरे कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, वो पुरानी परंपरा है, वो प्रतिष्ठा, वो अनुशासन, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज द चर्च एंड द मोनार्की शुड बी प्रिजर्व्ड, है ना। और साथ ही साथ कंजर्वेटिव्स ये थे, देखो कंजर्वेटिव ये नहीं चाहते थे कि अरे आज से 100 साल पहले वो गांधी जी के जमाने में जैसा था वैसा ही कर लो, नहीं। कंजर्वेटिव्स बोलते थे चलो ठीक है, हमने इतना रेवोल्यूशन किया, है ना। पहले क्या था कि वो लोगों जन्म के आधार पर भेदभाव होता था, तुम गरीब हो तो तुम टैक्स दो, पीसेंट हो, किसान के लड़के हो तो सर्फडम करो, है ना, बॉन्डेड लेबर। पता है ना आपको सर्फडम मतलब क्या, कि ये जमींदारी प्रथा, जैसे विदेशों में, यूरोप में उसको सर्फडम बोलते हैं ना, इंडिया में उसको जमींदारी प्रथा बोलते हैं। यानी कि क्या, यानी कि मानो तुमसे दिन भर खेत में काम करवाया जाएगा खट खट करके, मतलब बहुत काम, पूरा हाथ पांव तुड़वा के तुम काम करोगे खेत में दिन भर, और दिन के अंत में पैसा वैसा भी नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, सुबह और शाम का। और ये पुश्तों से चला आ रहा है। तुम्हारे परदादा जी ऐसे ही करके अपना स्वर्ग सिधार गए, दादाजी ने कर लिया, पिताजी कर रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर आ रहा है। मतलब जीवन में तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब सोचो, ये कुछ नहीं सोचना है कि किसी बच्चे के कुछ अरमान होंगे, उसे कुछ करना होगा, जीवन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो मजदूर काम नहीं करेगा तो उसके घर में खाना नहीं आएगा। सीधी सी बात है, स्पष्ट है। वो कहते हैं ना, सत्य सूर्य की तरह होता है, आंख बंद रखो खुली रखो उससे फर्क नहीं पड़ता, सूर्य का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। तो सत्य क्या है, सत्य यहां पे ये है कि ये सब जो रेजीम्स थे ये लोग वापस आ गए। तो कंजर्वेटिव्स ये नहीं चाहते थे कि वो जैसा 100 साल पहले था वो गांधी राज वापस लाओ, नहीं। कंजर्वेटिव्स डिड नॉट वांटेड टू रिटर्न टू द प्री रेवोल्यूशनरी डेज, बट कंजर्वेटिव्स वांटेड दैट द चेंज शुड कम स्लोली। वो ऐसा नहीं कि एक आया, एक नेपोलियन नाम का बंदा घोड़े पे, और वहां पे मजदूर जो है काम कर रहे हैं, वो जमींदार के घर पे, पीजेंट्स आर वर्किंग एज ए सर्फडम, एज बॉन्डेड लेबर पीजेंट्स काम कर रहे हैं लैंडलॉर्ड के यहाँ, और नेपोलियन घोड़े पे आया, आज से तुम लोग आजाद जाओ। मतलब इतना क्विकली, अभी तो उनकी पुश्तें काम कर रही थी, इतने सालों से काम कर रहे थे, एकदम से छुटकारा वो ये सब नहीं चाहते थे। दे वांटेड चेंज टू कम स्लोली। सो कंजर्वेटिव्स के बारे में 2 चीजें याद रखना, कंजर्वेटिव्स वे द पीपल, या कंजर्वेटिज्म वाज द आइडियोलॉजी दैट एडवोकेटेड क्या, दैट द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज द चर्च एंड द मोनार्की शुड बी प्रिजर्व्ड। कंजर्वेटिव्स डिड नॉट वांटेड टू रिटर्न टू द प्री रेवोल्यूशनरी डेज ना, Conservatives did not wanted to return to the pre-revolutionary days. Instead, conservatives wanted change to come slowly. या ऐसे लिख देना, but conservatives wanted that the change should come slowly. जैसे लिखना है लिखो, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स रेजीम आ गई, कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए। अब कंजर्वेटिव का ड्रॉबैक क्या है, अरे जैसे व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द नेपोलियनिक सिविल कोड, या व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804, क्या था उसमें क्या था कि नेपोलियन ही इंक्रीज्ड टैक्सेशन। ये इतना लिख के एक्सप्लेन कर दा कि वेरेवर ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन इंक्रीज टैक्सेस ओवर देयर अ लॉट, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंक्रीज टैक्सेशन, सेकंड पॉइंट क्या, इंपोज सेंसरशिप, है ना। नेपोलियन डिड नॉट वांटेड एनीवन टू टॉक एनीथिंग, टू स्पीक और सी एनीथिंग बैड अबाउट हिम, देयरफॉर नेपोलियन कंट्रोल्ड द मीडिया, यही सेंसरशिप होती है। नंबर 3 क्या है, इंक्रीज टैक्सेशन, इंपोज सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द आर्मी, है ना। नेपोलियन फोर्स द यंगस्टर्स, या नेपोलियन एकम सत्यम, नेपोलियन फोर्स द यूथ
टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी सो दैट ही कैन कीप फाइटिंग वॉर्स। बस ये समझो लिखना क्या और अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो। तो जैसे ड्रॉबैक्स ऑफ द नेपोलियनिक सिविल कोड में क्या था, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, इम्पोज सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, है ना, पकड़ पकड़ के आर्मी में डाल देते थे। उसी तरीके से कंजर्वेटिज्म का अपना एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या था कि इन्होंने भी सेंसरशिप इंपोज की, कंजर्वेटिव्स इवन इंपोज सेंसरशिप। नंबर 2, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिव्स जो है वो क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे। तो यहां पे आपको देखेंगे पेज नंबर 11 पर ही सेकंड पैराग्राफ, है ना, फर्स्ट लाइन फुल स्टॉप के बाद से यहां से लेना, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ठीक है, इंपोज सेंसरशिप। कंजर्वेटिव्स के ड्रॉबैक क्या थे, डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, इंपोज सेंसरशिप। पर ये चीजें आपको तुरंत इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। यहां पे अब हम इस सवाल को यहीं लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वियना, व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वियना, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वियना कांग्रेस। इस तरीके से भी वो आपसे सवाल पूछते हैं। वियना कांग्रेस क्या था, अरे वो 4 देशों का जमघट जहां पे उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना ड्राफ्ट की, है ना। वियना कांग्रेस, ट्रीटी ऑफ वियना एक ही बात है। कौन से 4 देश थे, तो हम ऐसे लिखते हैं यहां पे दोस्तों, ठीक है, कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। अब जैसे मैं लिख रहा हूं यही एक तरीका नहीं है आंसर लिखने का, इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट निकालो, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ अच्छे पॉइंट डालो, मिला करके एक अच्छा आंसर बनाओ। आफ्टर द डिफीट, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना, या व्हाट वाज द वियना कांग्रेस आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, कुछ स्टूडेंट्स ये लिखेंगे आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। कैसे भी लिखो, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, है ना, द कंजर्वेटिव पावर्स, या तुमको कंजर्वेटिव पावर नहीं लिखना है तो ऐसे लिखना, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 द नेशंस हु डिफीटेड नेपोलियन। कौन कौन थे, पीराब, द नेशंस हु डिफीटेड नेपोलियन। या इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 द कंजर्वेटिव रेजीम्स, the conservative regimes met at Vienna। अब वियन्ना कांग्रेस, कांग्रेस का नाम वियन्ना है तो वियन्ना में ही मिले थे। याद रखना वियन्ना क्या है, वियन्ना एक जगह है ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना। दे मेट एट वियन्ना। कौन कौन आए थे, पीराब, क्या याद रखोगे, पीराब, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन met together at Vienna, है ना, या met together at the Vienna Congress। Prussia, Russia, Austria and Britain met together at the Vienna Congress। अब इस वियन्ना कांग्रेस को होस्ट कौन कर रहा था, 1 मार्क में ये भी पूछते हैं, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियन्ना, कौन थे, ड्यूक मेटरनिच, ठीक है ना, लिखना, इट वॉज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच, इट वॉज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट किया, ठीक है। फिर डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट डंके की चोट पे लिखना, कोई इधर उधर घुमाना मत, डायरेक्ट मेन पॉइंट लिखो, है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव, ट्रीटी ऑफ वियन्ना ना, तो ट्रीटी का क्या ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रीटी वॉज टू अनडू, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रीटी वॉज टू अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस brought by Napoleon। The main objective of this treaty was to undo most of the changes brought by Napoleon। Napoleon जो बहुत सारे changes लेके आया उसको undo करो,
ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया उसकी कुछ चीजें लिख दो, इसको मैं व्हाइट इंक से लिखता हूं, है ना। द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। नंबर 2 क्या किया, जो टेरिटरीज नेपोलियन ने जीती थी, ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन, ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन, all the territories captured by Napoleon were taken back from France। जो भी नेपोलियन के अंडर जो टेरिटरीज कैप्चर की गई थी वो फ्रांस से वापस ले ली गई। ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन वेर टेकन बैक फ्रॉम फ्रांस। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स, अगर मैं फ्रांस हूँ, सीरीज ऑफ स्टेट्स की मेरा एक्सपेंशन ना हो, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट अप ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस, a series of states were set up on the borders of France, a series of states were set up on the borders of France to prevent French expansion, a series of states were set up on the borders of France to prevent future French expansion, to prevent French expansion in future। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसके बाद और एक दो चीज़ें हुई थी, याद आए तो लिख देना, वही जेनुआ वॉज एडेड टू पियडमोंट। ठीक है, ये एडिशनल चीज़ें हैं, इतना लिखोगे तो भी बहुत है। ठीक है, ये इतना अगर लिख देते हो तो भी बहुत है। ठीक है, इतना जेनुआ वॉज एडेड टू पियडमोंट। हिस्ट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, सच में बहुत ज़्यादा आसान है। जेनुआ वॉज एडेड टू पियडमोंट। और मैंने आपको बताया था ज़ोलोवेरीन क्या था, ज़ोलोवेरीन है ना, व्हाट वाज ज़ोलोवेरीन? जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, each one of them had its, या each one of them possessed its own system of weights and measurement and its own currency, है ना। In 1834 a customs union or a trade union was formed under the leadership of Prussia, है ना, the largest German state. This union abolished all tariff barriers, reduced the number of currencies from 30 to 2, है ना। It integrated या connected all of Germany with a strong network of railways। ये ज़ोलोवेरीन था। तो ज़ोलोवेरीन को अछूते मतलब लेफ्ट अनटच्ड, ज़ोलोवेरीन को कुछ नहीं किया था इन्होंने, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था। तो आप डायरेक्ट लिख दो ज़ोलोवेरीन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, कि ज़ोलोवेरीन को इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये है आपका ट्रीटी ऑफ वियन्ना। और ट्रीटी ऑफ वियन्ना के बाद कौन पावर में है? कंजर्वेटिव्स। तो ट्रीटी ऑफ वियन्ना का आंसर तो यहीं तक है। इसके बाद एक और सवाल जो सीबीएसई आपसे पूछ सकती है, ठीक है, हु वेर द कंजर्वेटिव्स, या 1 मार्क क्वेश्चन में दोस्तों ये सब देखे हुए, बोर्ड के आंखों से देखे हुए सवाल है, वो आपसे ये भी पूछते हैं, ठीक है, कि हु केम टू पावर, है ना, आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन, है ना, या हु केम टू द पावर इन 1815, है ना। तो 1815 कौन सा साल है? आपको पता होगा 1815 वो साल है जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। सो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था इस साल, तो ये वही साल है जब नेपोलियन हार गया। तो हु केम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन? ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव्स पावर, कंजर्वेटिव्स पावर में है, कंजर्वेटिव्स, या इसको आप कंजर्वेटिव रेजीम्स भी कह सकते हो, ठीक है। इनका जिक्र जो है यहां पर किया जा रहा है। अब कंजर्वेटिव्स कौन है, इनके बारे में आप क्या लिखोगे? देखो कंजर्वेटिव्स में दो ही चीजें याद रखना। कंजर्वेटिव्स वर द पीपल, वो पुरानी परंपराएं प्रतिष्ठा में विश्वास रखते थे, अनुशासन में। कंजर्वेटिव्स वर द पीपल हु बिलीव्ड दैट द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज द चर्च एंड द मोनार्की शुड बी प्रिजर्व्ड। Conservatives did not wanted to return to the pre-revolutionary days. However, they wanted that the change should come slowly. ठीक है, यही लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? कंजर्वेटिव्स, है ना। क्वेश्चन देख लिया, कंजर्वेटिव्स के ऊपर सवाल आ सकता है, ठीक है। कंजर्वेटिव्स क्या थे? वो जो पुरानी चीजों में विश्वास रखते थे, है ना। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, old traditions and institutions. Conservatives believed that the old traditions and institutions such as
the church and the monarchy. Conservatives believed that the old traditions and institutions such as the church and the monarchy should be preserved. फिर लिखना, they did not wanted to return to the pre-revolutionary days. They did not wanted to return to pre-revolutionary days. They did not wanted to return to the pre-revolutionary days. However, they wanted change to come slowly. ठीक है, मेहनत लग रही है बोल के लिखने में भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये आंसर्स याद करें. ठीक है, अभी याद करना है. समझ गए? ड्रॉबैक्स क्या थे कंजर्वेटिव्स के, ये भी याद रखना. कंजर्वेटिव्स के ड्रॉबैक क्या थे, इसको अलग अलग से हम लिखते हैं. ठीक है, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ कंजर्वेटिव्स. इनके क्या ड्रॉबैक्स थे? नंबर 1, दे डिड नॉट, है ना, दे इम्पोज्ड सेंसरशिप, है ना, और नंबर 2, डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म. ये क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे. तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे. ठीक है, अब दोस्तों, अब आप चैप्टर के बहुत अच्छे पड़ाव पे आए हो. यहां तक आपकी कहानी खत्म हो गई. ठीक है, अब नीचे आ जाओ फटाफट. ठीक है, अब आप आओगे द रेवोल्यूशनरीज जूसेप्पे मैज़ेनी. जूसेप्पे मैज़ेनी कौन थे? डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखो. शुभम सर बोल रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो. पेज नंबर 12 पे टेक्स्ट बुक खोल कर बैठे हो ना, पेंसिल हाथ में लेके, पेज नंबर 12 पर आओ. वहां दिख रहा होगा बोल्ड में 2.4 द रेवोल्यूशनरीज. नीचे व्हाइट स्पेस थोड़ी खुली होगी, वहां क्वेश्चन लिखो. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसेप्पे मैज़ेनी. राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसेप्पे मैज़ेनी. दोस्तों, जूसेप्पे मैज़ेनी कौन थे? जैसे कि जब हम कोई बड़ी कथा पढ़ते हैं तो उसमें जो एक दो मेन कैरेक्टर होंगे, जैसे महाभारत में अर्जुन का कैरेक्टर है, कर्ण का कैरेक्टर है, देवव्रत, गंगापुत्र, भीष्म का कैरेक्टर है, जो मेन उसमें तो बहुत कैरेक्टर्स है, 100,000 कैरेक्टर्स. महाभारत में 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर्स है. बहुत अच्छे पीपर, बहुत अच्छे लोग, बहुत खराब लोग, बीच के लोग, जो कुछ लोग जो हमेशा ऊपर नीचे होते रहे, जिनका धर्म दृढ़ नहीं है, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत खराब हो जाते हैं. तो आप ये समझिए कि जो किसी कहानी के मेन लोगों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है. जैसे अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, भारत के आज़ादी के संघर्ष के बारे में बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, गांधी जी वगैरह के बारे में तुम जानते हो, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत में सबसे पहली आज़ाद सरकार बनाई. ठीक है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हम उन्हें वो सम्मान तब नहीं दे पाए जब उन्हें देना चाहिए था, किंतु अब तुम्हें वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु होकर तुम्हें बता रहा हूं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत में सबसे पहली आज़ाद सरकार बनाई. वो भारत को आज़ाद करा ही चुके थे लगभग, अगर वो दुर्घटना नहीं होती. कमिंग बैक टू द टॉपिक, द रेवोल्यूशनरीज के और भी लोगों का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत बड़ा योगदान है ना. तो ये सब बहुत महान लोग थे. द रेवोल्यूशनरीज. जूसेप्पे मैज़ेनी के बारे में, जूसेप्पे मैज़ेनी कौन थे? देखो, जूसेप्पे मैज़ेनी इटली से थे. ठीक है, जूसेप्पे मैज़ेनी, वैसे एक और जूसेप्पे गैरिबल्डी के बारे में भी आप पढ़ोगे, दोनों इटली से थे. जूसेप्पे मैज़ेनी बड़े क्रांतिकारी थे. अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है. ठीक है, आंसर सच में इतना बड़ा नहीं है तो टेंशन मत लो. ठीक है, आंसर तो आप अच्छे से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. पहले मैं आपको ये सब भूल जाओ जो भी यहाँ पर है, पहले मेरी आवाज़ की ओर ध्यान दो. ठीक है, कि जूसेप्पे मैज़ेनी थे कौन और वो क्यों इतने मशहूर है इटली के इतिहास में. ठीक, कभी इटली गए तो जूसेप्पे मैज़ेनी को लोग जानते होंगे. जूसेप्पे मैज़ेनी कौन थे? जूसेप्पे मैज़ेनी एक क्रांतिकारी थे, है ना. वो इसलिए फेमस थे क्योंकि वो बहुत यंग एज से रेवोल्यूशन करते थे. ठीक है, एज अ यंग मैन ऑफ 24, वो बस 24 साल के थे जब वो एक कहीं लिगुरिया नाम की जगह इटली में, वहां कोई रेवोल्यूशन कर रहे थे. उनको उठा के एग्जाइल में, वनवास में डाल दिया. अरे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम 14 साल के वनवास के लिए गए थे ना. वनवास का मतलब आप ये मत समझिए सीरियल की तरह कोई हवा चल रही होगी, फ्रेश फ्रूट्स आप पेड़ से तोड़ के खाओगे. नहीं साहब, जंगल में जीवन जीना है. कीड़े कितने होते हैं, मकोड़े कितने होते हैं साहब, जंगल में जीवन जीना है तो बहुत कठिन होता है.
जो लोग 6 महीने के लिए भी जंगल में जाते थे और वापस आते थे तो पहचान में नहीं आते थे, इसको तो जीवन भर के लिए जुसेप्पे मैज़नी वाज बैनिश्ड फॉर अ लाइफ, है ना, ही वाज सेंट टू एग्जाइल, जंगल में भेज दिया था, इसको देश निकाला दे दिया है, बहुत बड़ी बात होती थी तब। जुसेप्पे मैज़नी एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल, उसको एग्जाइल में डाल दिया। वहां बैठ के वो चुप नहीं बैठे, वो मतलब सरकार ने तो देश निकाला दे दिया कि तुम क्यों विरोध कर रहे हो, तो वहां जाके इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म की। अंडरग्राउंड सोसाइटीज खुफिया सोसाइटी, मानो कि वो 1930-1942 का दौर है, अंग्रेज भारत पे राज करते हैं और ऐसे में तुम जो है एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, एक ऐसी संस्था बना रहे हो जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करे, तो तुमको लोग चाहिए उस संस्था में ज्वाइन होने के लिए, तो तुम क्या अखबार में इश्तिहार दोगे? अखबार तो अंग्रेजी, ये कौन है, अंग्रेजी अफसर भी पढ़ते हैं, ये कौन है हमारे खिलाफ सीना बनाने का आवेदन दे रहा है, पकड़ो इसको, है ना, तो तुम्हारी इंटरव्यू में पुलिस वाले ही आएंगे वर्दी पहन के। तो तुम ये बात हमेशा समझना, अंडरग्राउंड सोसाइटी, ये लोग छुप के काम करते थे, किसके, गवर्नमेंट या जो भी राजा है उसके खिलाफ। तो इसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। क्या, अभी इटली से था तो यंग इटली, और इटली कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में, एशिया में नहीं आता है ना, इंडिया की बात थोड़ी हो रही है, इटली यूरोप में आता है। तो इसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज जुसेप्पे मैज़नी ने बनाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना, है ना। क्या, यहां की 3rd लाइन, इसको तो जरूर अंडरलाइन करना, पता नहीं मेरी बुक कहां गई, हाँ यहां है, तो मैं तुमको बताता हूं, ठीक है। जुसेप्पे मैज़नी, यहां ध्यान से देखना, तुमको दिख रहा होगा, मैज़नी believed that God has intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of nations, it has to be forged into a single unified republic. जुसेप्पे मैज़नी का मानना था कि भगवान ने हमें एक राष्ट्र के तौर पर रहने के लिए बनाया है। उनका मानना था कि ये क्या है कि एक ही देश है, इसमें ये राज्य, वो राज्य, ये प्रजा, ये सामंत, ये क्या है। जुसेप्पे मैज़नी ये कहते थे कि गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, भगवान ने राष्ट्र बनाया है इंसानों के लिए। तो जुसेप्पे मैज़नी का मानना था कि हम सब लोगों को एक देश के तौर पे, भगवान ने हमें एक देश के तौर पे रहने के लिए बनाया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ नेशंस, तो इटली में ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक देश है उसमें 6-7 राजा है, सबने 6-7 टेरिटरीज पकड़ लिए और एक देश में 6-7 राजा है, नहीं। Italy could not continue to be a patchwork of nations. It has to be forged. Forged का मतलब इसको इकट्ठा करके, it has to be forged into a single unified republic. Giuseppe Mazzini believed that God has intended nations to be the natural unit of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of countries. It has to be forged into a single unified republic. या अगर तुमको could not continue नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, इतना लेकिन जरूर लिखना मेरे बेटे बेटी कि जुसेप्पे मैज़नी बिलीव्ड दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, सो इटली हैज टू बी फॉर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। ये जुसेप्पे मैज़नी का अखंड विश्वास था। और ड्यूक मेटर्निच ने, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के वो वियन्ना कांग्रेस को लीड किया, मेटर्निच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। ड्यूक मेटर्निच ने इसे बहुत बड़ा दुश्मन डिक्लेयर किया। सोशल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, हाँ सॉरी, सोशल ऑर्डर का क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, सोशल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सोशल ऑर्डर का मतलब होता है समाज की व्यवस्था, है ना। तो मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा मुजरिम, समाज का मुजरिम इसको डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। जुसेप्पे मैज़नी के बारे में आपको क्या क्या लिखना है अब, ठीक है ना, याद रखना उतने ही पॉइंट्स आंसर में, किसी आंसर में मानो 6 पॉइंट दिए हैं तो तुम 3 से 4 ही याद करो, तुम्हारे टीचर, तुम्हारी मैडम को भी सब नहीं पता है, ठीक है। 3 से 4 ही याद करो पर अच्छे से लिखो उसको, ठीक है, उतना ही मायने रखता है। अब हम बात कर रहे हैं जुसेप्पे मैज़नी की, है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुसेप्पे मैज़नी, क्वेश्चन लिख लिया, है ना, फिर अंडरलाइन करो जो अंडरलाइन यहाँ किया है ना, सेकंड पैराग्राफ से लास्ट सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से। जुसेप्पे मैज़नी वॉज बॉर्न इन Genoa in 1807. He was a member of the secret society of Carbonari. As a young man of 24 हटा दो, he was sent into exile, है ना। उसके बाद डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में founded 2 underground societies, Young Italy and Young Europe. जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अच्छे से डिक्टेट करता हूँ। पेज नंबर 12 खोल लिया, वहाँ साइड में आपको ये इमेज दिख रही होगी, जुसेप्पे मैज़नी कुछ कागज़ पे लिख रहे हैं, हाँ मतलब सही पेज पर आए हो, पेज नंबर 12
सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ, ठीक है। वहाँ लिखा है, देखो सेकंड पैराग्राफ में ऊपर वन दिख रहा है ना, हाँ, वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी, दिख रहा है, हाँ वो छोड़ो। जुसेप्पे लिखा है फर्स्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ की लास्ट में, जुसेप्पे, हाँ, जुसेप्पे मेज़ेनी बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, सेकंड लाइन में, हाँ, वो बॉर्न इन जेनोवा इन 1807 पे बॉक्स बना दो एक, बॉर्न इन जेनोवा इन 1807 बॉक्स बनाया, ठीक है। फिर ही बिकेम छोड़ दो, अ मेंबर से अंडरलाइन करो, अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ठीक है। एज अ यंग मैन, बस, ऑफ 24 ही छोड़ दो, वॉज से अंडरलाइन करो, एज अ यंग मैन वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, बस, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन में है ना, सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू, हाँ सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू को बॉक्स बनाओ, फाउंडेड टू मोर छोड़ दो, उसके बाद अंडरग्राउंड सोसाइटीज बॉक्स बनाओ, उसके बाद दो सोसाइटीज का नाम नेक्स्ट लाइन में दिखेगा, यंग इटली इन मार्सेलेस वगैरह छोड़ दो, एंड यंग यूरोप, हाँ यंग इटली और यंग यूरोप पे बॉक्स बनाओ। उसके बाद यंग यूरोप जहाँ है उसके नीचे की नीचे वाली लाइन में आओ, हाँ, मेज़नी बिलीव्ड, हाँ वो पूरा अंडरलाइन करना है, मेज़नी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू, कीप अंडरलाइनिंग, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स, इट हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, बस। फिर लास्ट में आ जाओ, लास्ट में लास्ट की दो लाइन वो अंडरलाइन करना, मेटर्निस्ट डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, ठीक है, लिख लिया। जुसेप्पे मेज़नी समझ गए, कोई डाउट है? Giuseppe Mazzini was born in Genoa in 1807. He was a member of the secret society of a Carbonari. As a young man, he was sent into exile, है ना, where he founded two underground societies called Young Italy and Young Europe. Mazzini का अखंड विश्वास था, Mazzini believed that God has intended nations to be the natural units of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of states and kingdoms. It has to be forged into a single unified republic. ये मानना था मेटरनिच का, है ना, सॉरी मेज़नी का। मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ठीक है। ऑफ आर लिखो, द लिखो, आर सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर, एक ही बात है, ठीक है। पेज नंबर 13, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, ड्यूक मेटरनिच के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ड्यूक मेटरनिच जो है ये बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, इस बात का इनका नाम जो है आपको इस चैप्टर में याद रखना है, 3 कारणों की वजह से। क्यों? पहला कारण, क्योंकि वही व्यक्ति है जिन्होंने ये रिमार्क किया था, ड्यूक मेटरनिच रिमार्क की, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछते हैं, हु फेमसली रिमार्क्ड, क्या पूछेंगे? वो पूछ सकते हैं, हु फेमसली रिमार्क्ड दैट व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ड्यूक मेटरनिच। साथ ही साथ ये ड्यूक मेटरनिच वही बंदे हैं जिन्होंने होस्ट किया वियना कांग्रेस को या ट्रीटी ऑफ वियना को। हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना या हु होस्टेड द वियना कांग्रेस, ड्यूक मेटरनिच। और साथ ही ड्यूक मेटरनिच वही व्यक्ति है जिन्होंने डिक्लेयर किया, ही डिक्लेयर्ड ज्यूसेप्पे मेज़नी, he declared Giuseppe Mazzini as the most dangerous enemy of the social order, as the most dangerous enemy of the social order, सोशल ऑर्डर का बहुत डेंजरस एनिमी जो है डिक्लेयर किया इनको, ठीक है, ड्यूक मेटरनिच को। क्लियर है? तो आई गेस ये आप समझ गए होंगे। तो ड्यूक मेटरनिच का नाम इन 3 कारणों की वजह से आपको याद रखना है। तो चलिए फिर अब हम चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। जुसेप्पे मेज़नी हो गया, अब हम देखते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। 18 साल का एक पीरियड है 1830 से 1848। इन 18 सालों में क्या हुआ उसका थोड़ा सा विवरण जो है आपको इस पाठ में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखो, हमने देखा था कि नेपोलियन जो है वो हार गए। एक बार नेपोलियन हार गए तो कौन पावर में है? कंजर्वेटिव्स।
कंजर्वेटिव रेजिम्स पावर में है। ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? ये वो लोग थे जिनका मानना था कि ओल्ड ट्रेडिशंस, जो पुरानी परंपराएं एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज द चर्च एंड द मोनार्की शुड बी प्रिजर्व्ड। साथ ही कंजर्वेटिव्स वही लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो आज से 100 साल पहले वाला जमाना आ जाए। Conservatives did not wanted to return to the pre-revolutionary days, but conservatives wanted, however, they wanted the change to come slowly. वो चाहते थे change जो है वो slowly आए। कंजर्वेटिव्स के ड्रॉबैक्स क्या थे? दे इम्पोज्ड सेंसरशिप, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म यानी कि उनके खिलाफ आप कुछ बोलो ये उनको बात बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, एक बार नेपोलियन पावर से चले गए तो पावर में कौन है? ये आपके कंजर्वेटिव्स कौन थे मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद जो है कंजर्वेटिव्स भी पावर से चले जाते हैं। देखिए ये सिद्धांत रहा है कि राजनीति में कोई भी हमेशा बहुत समय तक, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स मत समझिए बीजेपी कांग्रेस, राजनीति मतलब किसी भी देश में पावर में हमेशा कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया है। ठीक है, कभी आपके चोलास पावर में थे, कभी पाटलिपुत्र के सम्राट, ठीक है, जब कैपिटल ऑफ बिहार पटना। टुडे वी माइट से, आज हम कह सकते हैं कि बिहार जो है हो सकता है कि लिटरेसी के मामलों में या हो सकता है कि कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है या काफ़ी स्टेट से थोड़ा पीछे है, लेकिन एक टाइम पे ना पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो प्रोविंसेस है इन्होंने भारत का स्वर्णीय युग देखा है। चाहे हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करें, चाहे हम समुद्रगुप्ता द नेपोलियन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, सो पाटलिपुत्र, तक्षशिला से नालंदा जो बिहार में है, बुद्ध की भूमि जो है, सो पाटलिपुत्र हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ग्रीस से आए थे ये बंदे, ग्रीक अम्बेसडर, वो ग्रीस से आए थे। ग्रीस का यूरोप में, वो ग्रीक सिविलाइजेशन जिसका इतना बोलबाला है, वो सुनते थे कि भारत का इतना महान, मतलब आप समझिए कि महान साम्राज्य, महान इतिहास है। ग्रीस से ग्रीक अम्बेसडर आए थे, मेगास्थेनीस, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको देखना चाहिए उन्होंने क्या लिखा है। ये जो आपके इंग्लिश हिस्टोरियन से इंडियन कल्चर को बहुत हाईली रिगार्ड नहीं करते, क्योंकि इन्होंने तो राज किया है इंग्लिश वालों ने आपके देश पे। पर अगर आप ग्रीक हिस्टोरियंस को सुनेंगे, फ्रेंच हिस्टोरियंस को सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन हिस्ट्री इज हाईली रिगार्डेड। ग्रीक हिस्टोरियंस भी यही कहते हैं कि इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड। उन्होंने इंडिया के एक छोटे से एम्परर पोरस के बारे में लिखा है, जो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से हार गए, बल्कि सच है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद हार गए थे। ये सच है, एक हिस्टोरिक फैक्ट है। ये किस बेसिस पे बोला जाता है? इस बेसिस पे कि अलेक्जेंडर की इन्वेजन का कोई रिकॉर्ड इंडिया के, मतलब आपको समझ में आएगा, अलेक्जेंडर जहाँ से इंडिया पे हमला कर रहे थे उसके बहुत पास में तक्षशिला था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया की, हज़ारों स्कॉलर्स, लाखों स्कॉलर्स वहाँ पे लिखा पढ़ी इतनी होती है, पर उनमें से किसी ने भी अलेक्जेंडर के बारे में नहीं लिखा। तो इंडियन वर्जन, क्योंकि देखिए हो सकता है वर्ल्ड हिस्टोरियंस का अलग वर्जन है। वर्ल्ड हिस्टोरियंस का मानना है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बहुत महान राजा थे, वो आए भारत के द्वार पे, उन्होंने भारत की ख्याति सुनी थी। 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी की, मतलब अगर पूरे देश के पास 100 रुपए है तो 33 रुपए अकेला भारत के पास है, और पूरी दुनिया वो 70-75 रुपए में लड़ रही है। तो भारत के बारे में उन्होंने इतना सुना है, इसके कल्चर के, इसकी ग्रेट सिविलाइजेशन के बारे में। इंडिया के गेट्स पे आए तो वहाँ पे पोरस नाम के एक एम्परर उनको मिले, बहुत बड़ी, मतलब ग्रीक हिस्टोरियंस डिस्क्राइब पोरस एज अ ग्रेट एम्परर, एक महान एम्परर के तौर पे पोरस को दिखाते हैं जो बहुत शक्तिशाली थे। पर फाइनली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पोरस को हराया, वो इंडिया में गए और अलेक्जेंडर द ग्रेट के सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, आप कहाँ हमको इतना दूर से मिडिल ईस्ट से एशिया इंडिया लेके आए, हम थक गए हैं, हम घर वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, ये स्टोरी का एक वर्जन है। इससे अलेक्जेंडर वापस चले गए भारत को छोड़ के। दूसरा वर्जन स्टोरी का है कि वो जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने कुछ साधु संतों को देखा, तो उनको वो वैराग्य की, वो सन्यास की भावनाएं, उन्होंने बोला इतनी अच्छी जमीन पे कब्जा नहीं करना चाहिए, छोड़ के चले गए। पर दोनों ही वर्जन्स के हिसाब से अलेक्जेंडर ने इंडियन एम्परर को हराया था। बट एज एन इंडियन, मैं इंडियन वर्जन में विश्वास रखता हूं। इंडियन वर्जन ये है कि जहां से अलेक्जेंडर ने हमला किया था उसके बहुत पास में तक्षशिला था। हजारों स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर उनमें से किसी एक ने भी उसके बारे में नहीं लिखा अलेक्जेंडर के बारे में। इसलिए नहीं क्योंकि हम उनसे जलते थे, हमने तो हम पे हमला करने वालों का इतिहास खुद लिखा है। लेकिन ये कारण इसका ये था कि पोरस वॉज नॉट अ ग्रेट एम्परर। भारत का, इंडियन हिस्टोरियंस का, इंडिया का वर्जन ये है कि पोरस एक गेट कीपर थे। एक गेट कीपर को बड़ा महान राजा उन्होंने दिखाया, क्योंकि अलेक्जेंडर की सेना लड़ी नहीं पा रही थी, बिकॉज इंडियन एलिफेंट कैवलरी वॉज वेरी स्ट्रांग।
कि जहां पे भी सेना हारने लगती थी वो गजबल भेजते थे, हाथियों की सेना भेजते थे। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के सिपाहियों की शक्ति थी कि उनके पास वो स्पार्टन जैसी ढाल हुआ करती थी, भाले हुआ करते थे, पर आपके पास कितने ही नुकीले हथियार क्यों ना हो, कितना ही मजबूत कवच क्यों ना हो, पर जब हाथियों की सेना आपसे लड़ेगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ किससे लड़ूं। तो उनके पास हजारों हाथी हुआ करते थे, इतनी मजबूत सेना थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत ही नहीं पाए। और ये ह्यूमिलिएशन ना हो, ये बदनामी ना हो, इंडियन हिस्टोरियंस ने तो सोचा ही नहीं। जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उस समय, तक्षशिला के जो स्कॉलर्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे हजारों, उन्होंने डिड नॉट रिगार्ड अलेक्जेंडर एज अ थ्रेट, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र ही कभी इंडियन हिस्ट्री में नहीं किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने किया होगा, पर इंडिया के बहुत सारे टेक्स्ट जला दिए गए या तक्षशिला जब डिस्ट्रॉय कर दी गई, लेकिन आज भी तक्षशिला के बहुत सारे अवशेष, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और हमारा ऐसा मानना है, हो सकता है हम गलत है वो सही है, हो सकता है वो गलत है हम सही है, हमारा मानना है कि इंडिया एट दैट टाइम वाज अ वेरी पावरफुल कंट्री। पोरस कोई एम्परर नहीं थे, क्योंकि पोरस शब्द से ही वो किसी कोई साम्राज्य से जुड़े हुए नहीं है, राजाओं के नाम से उनकी लीनिएज के बारे में पता चलता है। वो कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, ही वॉज जस्ट अ गेट कीपर, पर वो गेट कीपर ही इतना शक्तिशाली था कि राजा को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और अलेक्जेंडर की आर्मी मे बी बिकॉज कि वो पूरा आधा दुनिया पार करके आए थे, वो लड़ने की हालत में नहीं थे, वो हार गए। पर अब हार गए ये कैसे लिखे, तो उन्होंने हिस्ट्री को थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से लिखा। ठीक है, ये जो है ये इंडिया का पर्सपेक्टिव है। बीइंग एन इंडियन मैं इसमें विश्वास रखता हूं। जब ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थेनीस भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, चाणक्य के टाइम पे, तो आपको चीजें पता चली होंगी। ठीक है, जब वो उस कोर्ट में आए थे तो वहां पे उन्होंने लिखा था इंडियन कल्चर के बारे में। उस समय इंडिया के पास एक 40,000 ईयर ओल्ड कैलेंडर था कि 40,000 साल, उतने साल पहले हमारे पास रिकॉर्ड था कि कब कौन से राजा ने रूल किया है, उनकी एम्परर, उनकी टायरनी, ये सब हमने लिखा है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप ये बात समझिए कि इतिहास में कोई भी बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। नेपोलियन थे, पीराब, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ने हरा दिया, कंजर्वेटिव्स आए, कंजर्वेटिव्स हार गए, फिर कौन आए, लिबरल रेवोल्यूशनरी। आप ये याद मत रखिए, आप बस समझिए कंजर्वेटिव्स भी गए। जब कंजर्वेटिव्स हार गए तो कंजर्वेटिव्स के हारने के बाद जो रेवोल्यूशनरीज थे, लिबरल रेवोल्यूशनरी, यानी कि जो एकदम आजाद विचार वाले लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल का मतलब होता है अच्छा, खुला। लिबरल नेशनलिज्म, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म यानी कि अच्छे दिन। अगर आप समाज के किसी आम आदमी से, सोसाइटी के किसी आम आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन क्या है, तो कहेगा भैया हमें वो तो फ्रीडम दे दो और कानून की नजरों में कोई भेदभाव ना हो, मैं चाहे गरीब क्यों ना हूं, पर अगर मैं न्याय मांगने जाऊं तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। सो इन द सोशल स्फीयर, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म हैड डिफरेंट वर्जन्स इन डिफरेंट स्फीयर्स। In the social sphere, liberal nationalism stood for freedom of individual, equality before law. In the political sphere, अगर किसी politician से, किसी राजनेता से पूछेंगे, कोई government by consent. In the political sphere, liberal nationalism stood for government by consent. In the economic sphere, किसी ट्रेडर से पूछोगे, वो कहेगा कि मेरा सामान टैक्स की वजह से इधर से उधर महंगा होता है. In the economic sphere, the liberal nationalism stood for freedom of market and free flow of trade. तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, यही लोग वापस पावर में आ गए. ठीक है, सो कंजर्वेटिव्स भी हार गए. ठीक है, और फ्रांस में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हेड कौन थे, लुई फिलिपी. ठीक है, तो ये ऑर्डर कुछ इसी तरीके से जाता है. अगेन इसको याद मत करना, आपके बता रहा हूं, ठीक है, लॉजिक के लिए, कि नेपोलियन पावर में थे. नेपोलियन के बाद बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, पीराब ने नेपोलियन को हराया. इसके बाद कौन आए, कंजर्वेटिव्स या कंजर्वेटिव रेजीम्स या कंजर्वेटिव्स पावर में आए. इसके बाद कौन पावर में आ गए, इसके बाद पावर में आ गए आपके लिबरल्स. ठीक है, और इन्होंने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया, और इसके हेड कौन थे, लुई द फिलिपी. ठीक है, लुइस फिलिपी लिखा जाता है, पर लुई द फिलिपी हम इसको पढ़ते हैं. ठीक है, लुई द फिलिपी या लुई फिलिपी, जो भी आप पढ़े. ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी. अब यहाँ पे ये सब छोड़ दो, समझ गए ना. अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्वेश्चन लिखो. ठीक है, वी ऑन विच पेज नंबर, लेट मी चेक. इफ द प्रीवियस पेज नंबर वॉज पेज नंबर, कहाँ गया भाई, पेज नंबर 12. ये अगर पेज नंबर 12 था तो ये पेज नंबर 13 होगा.
सो पेज नंबर 13 पे सेकंड पैराग्राफ में राइट हैंड साइड में यहाँ आपको एक क्वेश्चन लिखना चाहिए दोस्तों, है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये उन कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस में से एक है जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहीं पे क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जिक्र जो है अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली क्या था। ऑलराइट, लुक एट द क्वेश्चन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीस में क्या हुआ, देखो यूरोप में बहुत कुछ हो रहा था, आपको समझ में आ रहा है कि नेपोलियन को हराया, फिर कंजर्वेटिव्स वापस चले गए। सो यूरोप में बहुत कुछ हो रहा था और यूरोप के लोग कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे एक बेहतर समाज के लिए। तो ये यूरोप में जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे, इनसे पता है ग्रीस ने बहुत प्रेरणा ली। ग्रीस का क्या था, एक मुस्लिम एम्पायर, एक ऑटोमन एम्पायर, यानी कि टर्किश एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो ग्रीस पे रूल करते थे। अब ग्रीस को लगा कि यार अगर यूरोप जो है इतना स्ट्रगल, यूरोप मतलब वो किसी एक देश से इंस्पायर नहीं हुए थे, पूरे कॉन्टिनेंट से इंस्पायर हुए थे। तो उन्होंने देखा कि अगर यूरोप इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यूरोप में भी तो नेपोलियन आया, उन्होंने नेपोलियन को हटाया, फिर कंजर्वेटिव रेजिम आया, उन्होंने कंजर्वेटिव्स को हटाया, तो हम क्यों नहीं रिवोल्ट कर सकते। अगर यूरोप में वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब यूरोप में आ सकता है, तो ये अच्छे अच्छे लॉज ग्रीस में क्यों नहीं आ सकते। हम भी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशंस ऑफ यूरोप, ग्रीस के लोगों ने भी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। अब ग्रीस को सपोर्ट 2 जगह से मिला। ग्रीस तो लड़ रहा था, 2 जगहों से ग्रीस को मैसिव सपोर्ट मिला। सोर्स नंबर 1, जो बाकी यूरोपियन देश थे उन्होंने ग्रीस को खूब सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी सिंपैथी थी, उनको दया आती थी, वो ग्रीस से प्यार करते थे। क्योंकि ग्रीस वॉज रिगार्डेड एज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसा बच्चा नहीं होता है, बच्चे को आप एक पालने में लटा के बच्चे को झूला झुलाते हो, बच्चे को जिस झूले में डालते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्रेडल बोलते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको पालना भी बोलते हैं, ठीक है। सो ग्रीस वॉज रिगार्डेड एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोप के सभी देशों का मानना था कि ग्रीक सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। ग्रीस में ही इतिहास रचा गया। ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत प्यार करते थे। जैसे इंडिया में हम साउथ इंडियन टेम्पल्स को या मर्यादा पुरुषोत्तम का बहुत सम्मान करते हैं, तो वैसे वो जो है वो ग्रीक कल्चर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। आज भी अगर आप यूरोप में जाए तो ग्रीक गॉड्स, ग्रीक गॉडेसेस, ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर दुनिया भर की फिल्म्स बनी हुई है। तो यूरोप में ग्रीस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, ग्रीस के कल्चर को बहुत ऊपर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों का यह मानना है कि ग्रीस सबसे पहली सिविलाइजेशन में से एक थी। हालांकि पूरी तरीके से सच नहीं है, ग्रीक सिविलाइजेशन से ज्यादा पुरानी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे भी ज्यादा पुरानी लोग कहते हैं। देखो दुनिया में 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है ना, जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी आती है। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन जो है इंडिया की नहीं है, हम कहते हैं हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, कि सबसे पहले सबसे पुराना जीवन होने का सबूत हमें मेसोपोटामिया में मिला है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्रीस ने इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशंस ऑफ यूरोप, इवन ग्रीस स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ग्रीस ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब ग्रीस को 2 जगह से सपोर्ट मिला, एक बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। व्हाई? बिकॉज दे हैड ग्रेट सिंपैथी फॉर ग्रीस। They believed that Greece is the cradle of the European civilization. दूसरा क्या, इनको जो बाकी ग्रीक्स थे जिनको वनवास में, एग्जाइल में, जिनको देश निकाला दे दिया गया था, जैसे जुसेप्पे मेज़ेनी को, ठीक है। जुसेप्पे मेज़ेनी was born in Genoa in 1807, ठीक है। As a young man he was a member of the secret society of Carbonari। याद आया तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। As a young man he was sent into exile. He founded 2 underground societies, Young Italy and Young Europe. Giuseppe Mazzini believed that God has intended nations to be the natural units of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of states. It has to be forged into a single unified republic. Metternich described him as the most dangerous enemy of the social order. तो जैसे जुसेप्पे मेज़ेनी को एग्जाइल में भेजा गया था, उसी तरीके से जो बाकी ग्रीक्स थे जिनको एग्जाइल में भेजा गया था, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ग्रीस को 2 जगह से सपोर्ट मिला। नंबर 1 फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज,
because they had sympathy for the Greek culture, as they regarded Greece as the cradle of the human civilization. Number 2, Greece also got support from other Greeks in exile. जो एग्जाइल में जो ग्रीक्स थे उनको भी वहां से भी सपोर्ट मिला. और फाइनली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी. ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क में मैंने बहुत बार देखा है. विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो आपको पता होना चाहिए, इट इज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, 1832 में हुआ था. साल पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता. झूठ कहते हैं वो लोग, झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि हिस्ट्री इज अबाउट डेट्स. नहीं साहब, हिस्ट्री इज अबाउट इवेंट्स. कहानी जो है वो डेट्स के बारे में कैसे हो सकती है? कहानी तो घटनाओं के बारे में होती है. कहानी क्या है? यूरोप में जो हो रहा था वो देख करके ग्रीस के लोगों को लगा ये लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते. इन्होंने ऑटोमन एम्पायर जो उन पर राज करता था, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया. अब ग्रीस को सपोर्ट मिला बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि बाकी यूरोप के देश तो मानते थे कि ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन. दूसरा, वो ग्रीक्स जो एग्जाइल में थे उन्होंने भी ग्रीस को सपोर्ट किया. अब इसमें एक पोएट है आपके मशहूर इंग्लिश के, यानी कि ब्रिटेन के, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स की बात हो रही है ना. इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, वो तो थे ब्रिटेन से, पर उनको भी ग्रीस से बहुत प्यार था. उन्होंने भी पोएट थे, उन्होंने भी कुछ पैसे वैसे इकट्ठा किए और चले गए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ने. ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो था कि ग्रीस के बहुत सारे लोग मिलकर के विद्रोह कर रहे हैं, तो ये भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने चले गए. तो इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, इन्होंने भी फंड्स कलेक्ट किए और ही वेंट टू फाइट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. पर वहीं उनको कुछ फीवर हो गया और उनका वहीं देहांत हो गया. ठीक है. एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इतना ही है. इसके ऊपर यूजुअली मैंने जैसे सवाल देखे शॉर्ट नोट्स ही आता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली इज. आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट. अरे देखो, ग्रीस वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. व्हाट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अरे ग्रीस वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, है ना. इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशंस ऑफ यूरोप, इवन द पीपल ऑफ ग्रीस स्टार्टेड रिवोल्टिंग. Inspired by the revolutions of Europe, या by taking inspiration from Europe, even Greece started revolting for its freedom against the Ottoman Empire, है ना. The Greeks got support from 2 sources, है ना. Number 1, they got support from other European countries, है ना, who had great sympathy for Greece. Why? Because they regarded Greece as the cradle of the human civilization or cradle of the European civilization. ठीक है. Number 2, Greece also got support from other Greeks living in exile. ठीक है, the famous English poet Lord Byron, even he collected funds and went to fight the Greek War of Independence. However, he later died by fever. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. बस इतना ही है. ठीक है, ज्यादा आंसर को सर में घुसाने की कोशिश मत करो. क्लियर है यहां तक? Yes. Oh, the romantic imagination and national feeling. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ठीक नीचे यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होगा आपको. अभी क्या सवाल लिखोगे? what was romanticism या who were romantics? What was romanticism या who were romantics? ठीक है, रोमांटिक्स के ऊपर तो सवाल कम आता है, पर आ सकता है. मेन जो है वो सवाल इसी के बारे में पूछते हैं, हु वेर रोमांटिसिज्म. पर ये भी मैंने देखा है, व्हाट वाज रोमांटिसिज्म. अभी रोमांटिसिज्म क्या था? देखो, ये ना एक अलग तरीके का मूवमेंट था. देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. अब अगर तुम ये बात समझ पाए तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे. देखो, मैं एक तरफ तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आंसर्स को क्लास में ही याद करो. दूसरी तरफ मैं खुद अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन. ज्ञान जो है वो तथ्यों में नहीं होता, फैक्ट्स में नहीं होता, अनुभव में होता है, रियलाइजेशन में होता है. आपके माइंड की अपनी एक लिमिटेशन है ना. लोग कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम. अरे क्या मतलब है इसका? आप सोचते नहीं तो क्या मतलब आप नहीं होते? आपकी सोच की अपनी लिमिटेशन है. आप कब तक लॉजिक लगाओगे? लोग कहते हैं मुझे नेचर समझ में नहीं आता. अरे आप क्रिएशन को क्या समझोगे? हाँ, आप हो सकता है कि ईश्वर में विश्वास रखते हो सकता है आप नहीं रखते हो,
लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्रिएशन में, नेचर में तो विश्वास रखते हो। अरे भगवान आपको नहीं दिखते होंगे, प्रकृति तो दिखती है, हवा चलती है, पेड़ फल देते हैं, ये फल आपके शरीर में आप बन जाता है, दूसरे के शरीर में दूसरा बन जाता है। ये एक ही मिट्टी है, यही मिट्टी गन्ना भी उगाती है और यही मिट्टी मिर्ची भी उगाती है। तो ये तो आप समझ रहे हो। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि चलो अब मानो आप भगवान में विश्वास नहीं रखते, नेचर में तो विश्वास रखते हो। तो लोग बोलते हैं मेरे को नेचर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हो कि प्लांट्स खाना बना सकते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, धूप पड़ती है उनके पत्तों पर और उससे वो फ्रूट प्रिपेयर करते हैं। जब प्लांट्स को पानी चाहिए होता है तो रूट्स प्लांट को मतलब पानी सक करते हैं और स्टेम्स जो है वो हर जगह, ब्रांचेस जो है हर पत्ते तक पानी पहुंचाते हैं। आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगा रहे हो, जबकि कोई मानो साधु संत महात्मा है, कोई सिंपल सा आदमी है, वो किसी पेड़ को छू करके महसूस कर सकता है। देखो सच्चा ज्ञान जो है ना वो अनुभव में है। मैंने आपको बता दिया कि अगर कल को मानो तुम सेना में भर्ती हो गए, है ना, तुम एक सोल्जर बन गए, सैनिक बन गए, मैंने तुमको पूरी ट्रेनिंग कराई, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाई, द ड्यूटीज ऑफ अ सोल्जर, और तुरंत सर द ड्यूटी ऑफ अ सोल्जर इज टू प्रोटेक्ट द नेशन। तो आपने एक एक करके बहुत सारी ड्यूटीज बोलनी शुरू कर दी, लेकिन अगर आप उसे महसूस नहीं कर पाए, एक अच्छा सैनिक कौन है? वो जिसने ड्यूटीज ऑफ अ सोल्जर की मैनुअल से सारी ड्यूटीज रट ली हैं, जिसको लॉजिक पता है कि सोल्जर की ये ड्यूटी इसलिए है क्योंकि अगर सोल्जर नहीं होगा, अगर सैनिक नहीं होगा तो दुश्मन हम पे हमला कर लेगा। या एक बेहतर सैनिक वो है जो देशभक्ति समझता है। वो सैनिक अगर कभी सैनिक नहीं भी बन पाया तो भी अगर वो किसी सड़क से जा रहा है और देख रहा है कि किसी नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है, या लोग देश की बदनामी कर रहे हैं, या अगर सिनेमा थिएटर में नेशनल एंथम बज रहा है और लोग वहां पे चुपचाप बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो वो भले ही झगड़ा ना करे पर वो खड़ा जरूर होगा, वो अपने आप से बदलाव लेकर के आएगा। यही तो देशभक्ति है। क्योंकि क्या होता है सैनिक होना, मैं बहुत टीचर्स को जानता हूं जो क्लास 10th के बच्चे कोर्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, क्या नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी का, बहुत टीचर्स पढ़ाएंगे आपको पाठ। अरे वो एक लंगड़ा कैप्टन हुआ करता था, वो देखता था कि नेताजी की एक मूर्ति है, उस पर चश्मा नहीं है, तो अपनी दुकान से फ्रेम लगा देता था। ये बेटा चैप्टर ना देशभक्ति के बारे में। अरे वक्त क्या है देशभक्ति, ये तो बताओ। सैनिक होना क्या है? क्योंकि ये बात अगर देश के भविष्य को तुमको आज समझ में आई ना, तो तुम्हारे जैसे लोग ही हो सकता है कि कल कोई चीजें ना समझ पाए। तो ये बात तुम समझने की कोशिश करो कि जब हम बात करते हैं देशभक्ति की, सैनिक होना, व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ सोल्जर। एक सैनिक बनने का यह मतलब होता है जब तुम बलिदान देने के लिए तैयार हो। यही बात मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं, है ना। एक सैनिक होने का मतलब होता है कि जब तुम बलिदान देने के लिए तैयार हो। ठीक है, हमेशा एक महान समाज बलिदान देने से ही बना है। ये पश्चिमी सभ्यता का हमेशा से यही मानना रहा है कि इन सोसाइटी देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट अनटिल एंड अनलेस पीपल गेट इक्वल राइट्स। यहां क्या राइट्स के लिए लड़ाई नहीं हो रही है? नेशनलिज्म इन यूरोप, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे ऑलवेज फॉट फॉर राइट्स। कि हाउ कम कि वो टैक्स नहीं दे रहा है, मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। हाउ कम कि वो जमींदार का लड़का है तो उसको तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो, मेरे को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। हाउ कम कि वो राजा का बेटा है, वो राजा बन रहा है, मैं क्यों नहीं गवर्नमेंट में आ सकता, इलेक्शन करवाओ। इट इज ऑल अबाउट राइट्स। वेस्टर्न हिस्ट्री हमेशा राइट्स के बारे में रही है। उनका यही मानना रहा है कि जिस दिन समाज में सबको समान अधिकार मिल जाएंगे उस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा। हम नहीं मानते, है ना। हमारा तो ऐसा मानना है कि जब श्री राम वन में चले गए और भरत जी को पता चला तो गए भैया को मनाने के लिए। जब भैया नहीं माने, वो रो धो के वापस आए, तो उनकी भक्ति देखिए, है ना। वो राजमहल में नहीं रहे, वो अलग झोपड़ी में, कुटिया में रहते थे। और कुटिया में भी रहते थे तो ये सोचते थे कि मेरे भैया जो हैं वो तो मतलब जमीन पर सोते होंगे और मैं भी जमीन पर सोऊंगा तो मैं तो उनके लेवल पे आ गया, तो जमीन में गड्ढा खोद के सोते थे। ये बलिदान नहीं तो क्या है। जब माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हें वनवास जाना है और भरत का राज्याभिषेक होगा, राम चले गए, है ना, खुश होकर कि माँ, है ना, सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे माता पिता का काम करने का अवसर मिला है। अब आपको विश्वास नहीं होगा, लक्ष्मण की मम्मी उसे बुलाकर कहती हैं कि सुनो, तुम भी वन में जाओ, अवध वही जहां राम निवासु। अवध वही है, अयोध्या वही है जहां राम है। अब राम जंगल में गए तो अब वही अयोध्या है। तो आज से मैं नहीं, माता सीता, माता जानकी तुम्हारी मां है। और तुम ये बात समझ के चलो कि राम तुम्हारे पिता है। एक मां कह रही है,
तो यहां पे क्या हो रहा है, एक मां अपने बेटे को वन में भेज रही है, एक भाई अपने भाई के लिए जमीन में गड्ढा खोद के सो रहा है, ये बलिदान है। तो समाज में पश्चिमी सभ्यता का हमेशा से यह मानना रहा है कि समाज में तब तक संघर्ष होगा जब तक इक्वल राइट्स ना मिल जाए। अरे इक्वल राइट्स मिल गए हैं, पर क्या स्ट्रगल रुक गया? नहीं, समाज में संघर्ष तब खत्म होगा, द कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी विल सीज और इवेंचुअली सीज टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन पीपल विल सैक्रिफाइस फॉर वन अनदर। जब लोग समाज में बलिदान देंगे, किसी की बारात रात को 12 बजे आपके सड़क के पास से जा रही है पर आप पत्थर नहीं फेंकते या चिल्लाते नहीं है कि उसका स्पेशल डे है, उसको एंजॉय करने दो है ना, कान में रुई डाल के या तेल लगा के तकिए कैसे ना कैसे सो जाते हैं। ये बलिदान ही तो समाज को बनाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी कंपनी में, किसी परिवार में आपकी जननी ने बहुत बलिदान दिए हैं, तब जाकर के आप ही इतना अच्छा जीवन जी रहे हो। तो सोसाइटी में हमेशा जो है तो यही होता है सैनिक होना। सोसाइटी में कब आप अच्छे से रह सकते हो? जब लोग एक दूसरे के लिए बलिदान दे सके, और अपने सुख का बलिदान दे देना, यही तो होता है सैनिक होना, यही तो वो करते हैं। तो जो सैनिक होना क्या है वो समझ गया, उससे बड़ा सैनिक कौन हो सकता है? भले उसके पास वर्दी हो या ना हो, वो ना कभी देश के जवानों पर पत्थर चलाएगा, ना उनकी निष्ठा पर सवाल उठाएगा, वो वही करेगा जो सही है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि इमोशंस में नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस में जो महसूस कर सकता है ना, वही तो समझा सकता है। अरे ज्ञान पोथी पोथी पढ़े जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर पढ़े सो ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये बात समझने की कोशिश करना तुम, ठीक है। तो रोमांटिक्स भी यही कहते थे। व्हाट वाज रोमांटिसिज्म? ठीक है, कहां गया वो रोमांटिसिज्म? क्या था रोमांटिसिज्म? वो था कि दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये लॉजिक और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करते थे। वो एम्फेसाइज करते थे इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, इन सब चीजों को एम्फेसाइज करते थे। तो रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म या रोमांटिक्स कौन है? या ये वो लोग थे हु क्रिटिसाइज्ड the glorification of reason, logic and science. They emphasized on emotions and feelings. Emotions और feelings पे बहुत ज्यादा emphasize करते थे। ये जो है ये romantics थे सच में, ठीक है। अब यहां पे उसी का जिक्र किया जा रहा है। Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. देखो, लोग ना आजादी के लिए अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। कोई अगर सेना की गोली खा रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देशभक्ति के गीत लिखा करते थे, है ना, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस मतलब समझ रहे हो ना। तो रोमांटिक्स यही करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम ये प्लानिंग बनाएंगे, वो मूवमेंट निकालेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो अंग्रेज ऐसा करेंगे, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। Romantics, they criticized. What was Romanticism? Romanticism was the cultural movement that criticized the glorification of reason and science. It emphasized on the glorification of, it emphasized on the glorification of feelings and emotions. वो feelings और emotions के ऊपर जो है emphasize करते थे, ठीक है। जैसा they criticize the glorification of reason and science, ठीक है। पोएट्री, है ना, यहां पे आप समझ रहे हो, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब चीजों के ऊपर वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे। टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। जिस दिन लोग देश की संस्कृति, देश की धरोहर के बारे में पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उन्हें अपने देश पर गर्व होगा, उसी दिन तो आप महान देश बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करना। रोमांटिक्स यही लोग थे जो लोगों में भावना जगाना चाहते थे, विरोध करना, रिवोल्ट करना, है ना, लॉजिक लगाना। अरे लॉजिक की अपनी लिमिटेशन है एक, है ना। मैं यहां पे एग्जिस्ट करता हूं, लगाओ इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो। सूर्य पूर्व दिशा से, सूर्य जो है वो प्रकाशमयी है, सन जो है, सन इज ब्राइट, इसमें लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक है इसमें, है ना। तो आप ये बात समझो कि लॉजिक की अपनी लिमिटेशन है। लॉजिक आप अपने माइंड से लगा रहे हो, आपके माइंड की अपनी लिमिटेशन है। आप अगर कुछ नहीं समझ सकते तो क्या इसका मतलब वो है नहीं? आपको हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ में आती होगी, तो क्या मतलब क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है? अरे लॉजिक से ऊपर सोचो यार, है ना। तो रोमांटिक्स कौन थे? रोमांटिक्स वे द पीपल, है ना। या व्हाट वाज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, लॉजिक एंड साइंस. It emphasized on the glorification of emotions and feelings.
टू शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को शेप करने के लिए रोमांटिक्स जो है यहां पर आए थे, ठीक है। यही जो है यही रोमांटिसिज्म था दोस्तों। अगर आप ये समझ पाएंगे तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन लिखा था ना, हु वेर रोमांटिक्स, वो इंपॉर्टेंट, या व्हाट वाज रोमांटिसिज्म, ये अच्छा क्वेश्चन है। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट विच क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, लॉजिक एंड साइंस, रादर इट ग्लोरिफाइड इमोशंस एंड फीलिंग्स टू शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, और इन सब चीजों से वो क्या हासिल करना चाहते थे, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। ये सब मत पढ़ो, आप किसी में देशभक्ति की भावना जगा रहे हो, सारे जहां से अच्छा उसको गाना सुना रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि वो देशभक्त उसके अंदर आए, देशभक्ति उसके अंदर आए, वो देश से प्यार करे, यही तो आप चाहते हो। तो उनका भी यही मकसद था, कलेक्टिव हेरिटेज, यानी कि वो चाहते थे कि इस देश को अपने कल्चर पे प्राउड हो, तो इस देश को यूनिफाई करना, यूनाइट करना, ये रोमांटिक्स करते थे। कैसे? लॉजिक, रीजन, साइंस के बारे में बात नहीं करते थे, वो इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करते थे, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर, उससे पहले एक और चीज़ देखना, ये वैसे मैं इसको बहुत ज़रूरी तो नहीं समझता, पर मेरा काम है पढ़ाना, और ये मेरे ख्याल से एक बार मैंने देखा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ आपको देखना होगा पेज नंबर 14 पे एक पेंटिंग बनी है, पेज नंबर 14 पे, उसमें सेकंड पैराग्राफ, अदर रोमांटिक सच एज, है ना, वहाँ पे ये लिखो, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, आपको दिख रहा होगा, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इसको बॉक्स में बना लो। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन के लास्ट से आपको दिखेगा ये, इसके हिसाब से मत जाओ अपनी बुक में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, पेज नंबर 14, सेकंड पैराग्राफ, ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन के लास्ट से डास वोक दिखेगा आपको, इसको अंडरलाइन कर लो, बस काफ़ी है। ये जोहान गॉटफ्राइड हर्डर थे, इन्होंने कोई फिलॉसफी दी थी द जर्मन फोक या द जर्मन पीपल के बारे में, ठीक है। जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ठीक है। बस आगे बढ़ो। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिखेगा रेड कलर से, ठीक है। पेज नंबर 15 पे सेकंड पैराग्राफ, पहली लाइन दिखेगी, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, या तुम टू छोड़ भी सकते हो, लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, है ना। इसके आगे लिख लो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमास में आता है, और वो आपसे कहते हैं एक्सप्लेन। लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, या लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, अंडरलाइन किया। ये सेम स्टेटमेंट हूबहू पेपर में कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है क्यों, ऐसा क्यों है। लैंग्वेज से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी कि देशभक्ति की भावना, अरे कहाँ गया, सॉरी, लैंग्वेज से देशभक्ति की भावना आप लोगों में कैसे जगा सकते हो। तो अब देखो, अब इसमें वो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल कहाँ का देते हैं वो आपको एग्जाम्पल देते हैं पोलैंड का, ठीक है। पोलैंड जो एक छोटा सा देश है जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया था। अब पॉलिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार अब हम क्या करें, तो वो लोग क्या करते थे ना, कोई भी मीटिंग होती थी या कोई भी ऐसी मीटिंग जिसमें रशिया के खिलाफ कुछ डिस्कस करना है, या उनके चर्च में क्लर्जी, उनके जो रिलीजियस लोग थे, ये लोग हमेशा पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब क्या है, हिंदी इंग्लिश बोलेंगे तो क्या पता रशियन या कोई कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे तो रशियन समझ जाए, पर पॉलिश भाषा रशियन को नहीं आती होगी। तो उन्होंने लैंग्वेज को यूज किया एज अ सिंबल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, है ना, कि वो पॉलिश में बात करते थे। कोई अगर रशियन उनसे कहेगा ना हट जाओ, तो नहीं वी विल नॉट गो, वो पॉलिश में बात करते थे, है ना। कोई भी क्रिटिसिज्म करना होता था पॉलिश में करते थे, कि मतलब कोई रशियन, मानो कि कोई बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रहा है पोलैंड में, और रशिया की आर्मी ने कुछ लोगों को पकड़ा और बोला तुम क्यों रिवोल्ट कर रहे हो, वो रशियन भाषा में बात ही नहीं करते थे, ना इंग्लिश में, वो पॉलिश ही बोलेंगे। उनका अपनी मातृभाषा में बात करना ये दिखाता है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। सो लैंग्वेज को एज अ वेपन उन्होंने यूज किया टू फाइट द रशियंस, क्योंकि पोलैंड के ऊपर तब रशिया का राज था। उसी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है इस घटना से। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल
You getting it? Language too played an important role in the development of nationalist sentiments. Okay, तो यहाँ पे वही है, many members of Poland began to use language as a weapon. कहाँ पे है हम? पेज नंबर 15 पे सेकेंड पैराग्राफ है ना. लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, अंडरलाइन कर लिया. फिर पेज नंबर 15 सेकेंड पैराग्राफ अगेन, ऊपर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन, लास्ट के फिफ्थ लाइन के लास्ट से many members of, बस फिर द क्लर्जी छोड़ के इन पोलैंड से अंडरलाइन करो. many members of in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instruction. बस वहाँ फुल स्टॉप लगाना. फिर उसके नीचे की लाइन, यानी कि नीचे से सेकेंड लास्ट लाइन, द यूज ऑफ, वहाँ से अंडरलाइन करना. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against the Russian dominance. Yeah, the use of Polish, they used the Polish language as a symbol of national resistance. ऐसा तुम लिख सकते हो. अरे हाँ या ना. अभी ये क्वेश्चन मैं तुमको लिखवाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक स्टेटमेंट दिया है, language too played an important role in developing nationalist sentiments. Language too played an important role in developing nationalist sentiments. Explain the statement. Explain the statement, या वो तुमसे explain की जगह बोलेंगे justify the statement. ठीक है. लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. सब ऐसा क्यों है? ठीक है, तो आप ऐसे इस तरीके से इसको लिख सकते हो. ये एक तरीका है, इससे बेहतर आए तो उससे बेहतर लिखना, इससे सीख जाओ जो सीख सकते हो. ठीक है. पीपल स्टार्टेड यूजिंग लैंग्वेज, या सिर्फ लैंग्वेज मत लिखो, वर्नैक्युलर लैंग्वेज. वर्नैक्युलर यानी कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है. People started using their local language, या people started using their vernacular language as a symbol of national resistance. As a symbol of national resistance. है ना. In many parts of the world, like in Poland, the use of vernacular language, in many parts of the world, like in Poland, the use of vernacular language was seen as an effective tool. आप ऐसा लिख सकते हो. ठीक है. In many parts of the world, like in Poland, the use of vernacular language was seen as a tool for fighting the rulers. जो भी आपके खिलाफ आपके ऊपर रूल करता है उसके खिलाफ फाइट करना. आप पोलैंड के ऊपर डायरेक्ट बात करो. ठीक है. In Poland, all the freedom fighters used only the Polish language. In Poland, all the freedom fighters used only the Polish language. It was also used for all gatherings and religious instructions. कि जो चर्च जो है
है ना, क्लर्जी वगैरह, वो लोग भी क्लर्जी, फ्रांस पोलैंड के चर्च वाले भी उस भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और लास्ट में लिख देना जो फर्स्ट लाइन में लिखा था, लैंग्वेज पीपल्स एज अ सिंबल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, सेम है ना, पॉलिश वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब पॉलिश के ऊपर कौन राज करता था? रशियंस। सो पॉलिश वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। घूम फिर के देखो, आपको पोलैंड की बात करनी है। पोलैंड में सिर्फ ये बाकी लोग नहीं, पोलैंड में जो क्लर्जी भी थे, ठीक है, वो लोग भी पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। कहाँ? चर्च में, ठीक है। हर जगह पॉलिश भाषा का ही बोलबाला था। क्लियर है? Download the app now.